उस क्रिकेटर का नाम नहीं लूँगा, MLM स्कीम का एक बहुत फेमस शेक है वो बेचता है, और शेक की वजह से काफ़ी लिवर इंजरीज हुई है, किडनीज खराब हुई है लोगों की। और वही सेलिब्रिटी एक ऐसा वो भी है जो पीछे से सब खाता है, लोगों को बोलता है कि मैं ये डाइट फॉलो करता हूँ, वीगन हूँ। मैंने जब उसके बारे में सुना था तो तब से मेरा भरोसा उठ गया सबके ऊपर से। सबसे वायरल ट्वीट क्या था उस टाइम? मेरा सबसे वायरल ट्वीट ये गया था जब मैंने बताया था लोगों को कि वे प्रोटीन लेना बहुत। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट अटैक कैपिटल। आजकल बहुत सारे यंग लोग भी है जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से चीज़ें या डिशेज है जो अवॉइड करने चाहिए ताकि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाए? तो आपने देखा होगा स्ट्रीट पे लोग आज भी वड़ा पाव बहुत फ्रीली खाते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। वड़ा पाव खाने से भी मतलब हार्ट अटैक हो सकता है? वड़ा पाव खाने से हार्ट अटैक? लॉट ऑफ यंग किड्स ऑल्सो कंज्यूम दीज एनर्जी ड्रिंक्स लाइक स्टिंग, रेड बुल एंड ऑल। हाउ इफेक्टिव आर दीज इन ऑर्डर टू जस्ट स्टे वेरी एनर्जेटिक? किसी को देखते हो स्टिंग या रेड बुल पीते हुए, प्लीज उनको मना करिए। इन्होंने हमेशा मार्केट ऐसा किया है कि अगर आपको लो फील हो रहा है, अगर आपको काम एकदम अच्छे से करना है तो ये ड्रिंक्स पीनी चाहिए। जैसे मुझे भी याद है जब मैं सीए की एग्जाम्स के लिए पढ़ता था तब मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते थे एंड देन पढ़ाई के लिए जाते थे ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ अभी मैं एनर्जेटिकली पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये सब गलत है, मतलब बिल्कुल हेल्थ के लिए सही। दोस्तों की शादियों में या फिर ऐसी पार्टीज में कई बार होता है कि कुछ यंगस्टर्स एक बार में इतनी पी लेते हैं कि उसी रात उनकी डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। What are you saying? The age of 57, alcohol consumption बहुत हाई था and he completely quit it and see the amount of fat he lost and got abs. My God. अंजीर आर नॉनवेज है क्या? उसमें वो उन्होंने बताया था बीच है वो नॉनवेज होते हैं। आज के वीडियो में हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाया है एंड हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा डाइट होना। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि मेरा जो डाइट है, हमने जो भी डिस्कस किया है पॉडकास्ट पे, बहुत ही ख़राब था एंड उन्होंने मुझे भी इंप्रूवमेंट्स दिए कि डाइट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने बहुत क्रेजी इंसाइट्स दिए लाइक वड़ा पाव खाने से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। यू शुड नेवर कंज्यूम अल्कोहल बिकॉज दैट कैन कॉज किडनी प्रॉब्लम्स एंड लीवर प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड ही ऑल्सो शेयर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ हिज क्लाइंट्स की कैसे उन्होंने 25 किलो 6 महीने में रिड्यूस किया था बाय नॉट कंज्यूमिंग alcohol. So these are some amazing insights that he has given us, and his name is Chirag Barjatia and he has trained more than 30,000 individuals when it comes to diet. So if you are someone who wants to understand कि आप आपके diet को कैसे better कर सकते हो, this is the perfect episode for all of you. And also if you can see, we've got some amazing chairs by the Sleep Company and ये chairs बहुत ज़्यादा comfortable है। अगर आपको आपके ऑफिस में या तो घर पे कोई भी comfortable chairs मंगवाने हैं, I would highly recommend Sleep Company because इनमें जो comfort level होता है वो आपके सारे back problems को रिड्यूस कर लेगा एंड आपको बहुत कंफर्टेबली अलाउ करेगा टू वर्क और टू स्टडी एज वेल। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू ऑर्डर दीज चेयर्स, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेक श्योर टू ऑर्डर दीज अमेजिंग चेयर्स फ्रॉम द स्लीप कंपनी। वॉच दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल एंड एंजॉय द शो। हाय चिराग, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? ऑल गुड, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अभी आई एम रिकवरिंग फ्रॉम माई इंजरी एंड आपसे थोड़े टिप्स लेने हैं कि डाइट में क्या सुधार करना चाहिए ताकि इंजरी जल्दी से रिकवर हो जाए। यस बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप आपके बारे में बताओ ऑडियंस को एंड देन वील टेक द फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है। सो मैंने स्टार्ट किया था अपना मेरे खुद की हेल्थ और इसके ऊपर फोकस करना, हेल्थ और फिटनेस के ऊपर अराउंड 2017 के आसपास। उससे पहले मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सिनेमाटोग्राफर काम करता था। और इफ़ यू नो कि प्रोडक्शन जब आप करते हो तो आपको खाने पीने का, वर्कआउट करने का कुछ टाइम नहीं मिलता। मेरी बॉडी बिल्कुल आउट ऑफ शेप जा चुकी थी। मेरा वेट हो गया था अराउंड 84 kgs के आसपास एंड आई वाज एंटरिंग इनटू ओबेसिटी कैटेगरी। अभी क्या वेट है आपका? अभी आई एम 64। वाओ, तो 84 से 64। या सो फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा। मैंने कहा यार मैं 3 महीने का ब्रेक लूँगा एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन माई फिटनेस। मैं अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहा था। दैट टाइम आई यूज़ टू ट्वीट अ लॉट, जनरल पॉलिटिक्स के बारे में, इन सब के बारे में। तो जैसे जैसे मैं फिटनेस पे फोकस कर रहा था वैसे वैसे मैंने सोचा थोड़ा फिटनेस के बारे में ट्वीट करते हैं, और लोगों को पसंद आने लगे वो ट्वीट। मैंने ट्वीट मतलब आजकल जिसको हम एक्स बोलते हैं, उसके बारे में बहुत ट्वीट करा कि प्रोटीन कितना रखना चाहिए, फैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए। सबसे वायरल ट्वीट क्या था उस टाइम? मेरा सबसे वायरल ट्वीट ये गया था जब मैंने बताया था लोगों को कि वे प्रोटीन लेना बहुत सेफ़ है। 2015 की बात है ये। तब इंडिया में ये सब बहुत नया नया आया था। लोगों को लगता था कि तो डब्बा है तो इसके बारे में बात करना बहुत गलत बात होगी, तो कुछ सॉर्ट ऑफ ड्रग्स है या फिर ऐसा कुछ है। बट धीरे धीरे फिर वैसे ही ऑडियंस बिल्ड हुई। फिर आई रियलाइज यार लोगों को मेरा वैल्यू बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई शुड डू समथिंग इन दिस फील्ड। तो मैंने फिर सर्टिफिकेशंस करे अपने। मैंने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में 1 साल तक पूरा। साथ ही साथ मैंने कुछ दोस्तों को और कुछ फैमिली मेम्बर्स को फ्री में कोच करा
मैंने कहा यार कुछ मत करो तुम, मैं जो बता रहा हूँ ना बस वो फॉलो कर लो। उसमें से लकीली एक फ्रेंड ने बहुत सीरियसली लिया। लोग जनरली फ्री एडवाइस को सीरियस नहीं लेते मतलब आप देखोगे गूगल पे तो फ्री एडवाइस 10 साल से आ रही है, 20 साल से आ रही है, बट लोगों को कोई मतलब नहीं रहता उससे। उसने लिया एंड शी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। मैं अभी दिखाऊंगा उसका भी कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड यार इट्स अ गुड फील्ड, आई लव हेल्पिंग पीपल एंड आई शुड मेक इट अ फुल टाइम जॉब। एंड मैं कंटेंट क्रिएट करता था, मुझे प्रोडक्शन का नॉलेज था, शूट कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, ऑडियो कैसे सेट करते हैं। तो मैंने उस पर कैपिटलाइज़ करा। इस बारे में मैं थोड़ा और अच्छे से कंटेंट बनाया, इंस्टाग्राम पे डाला, ट्विटर पे डाला। और राइटिंग मुझे बहुत पसंद था तो ट्वीट्स मेरे काफ़ी फेमस गए उस टाइम। मैं लोगों को आप प्रोटीन पॉइंट आउट करने लग गया था कि तुम्हें प्रोटीन कितना रखना चाहिए, प्रोटीन किधर है करके आई गॉट फेमस ऑन ट्विटर। फिर बस उसके बाद आई लॉन्च टीम चिराग। जब हम 2-3 कोचेस थे, हम लोगों को कोच करते थे, तो टीम चिराग बन गया था। फिर स्लोली आई रियलाइज़ कि यार अभी तक सिर्फ मेरी ब्रांड जुड़ी हुई है, इससे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है इंडिया लेवल पे तो मैं सिर्फ अपने नाम के साथ आगे नहीं जा सकता। इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम। दैट्स व्हेन वी रियलाइज़ कि अब हमें एक कंपनी बनानी चाहिए जिसका नाम हमने रखा PFC क्लब। PFC प्रोजेक्ट फिटनेस कंपनी नाम रखा था उसका पहले। इट ऑल्सो रेजोनेट विथ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। तो वो फिटनेस से रिलेटेड थी। अभी हम 30 कोचेस हैं, 7 डॉक्टर्स है उसके अंदर, 2 PhD होल्डर्स है एंड पूरी सेपरेट रिसर्च टीम है। हम अभी तक 30,000 लोगों को कोच कर चुके हैं ऑलरेडी एंड या इट्स गोइंग वेल। यू माइट हैव सीन माय कंटेंट। आप लोगों ने जो ये पॉडकास्ट सुन रहे देख रहे हैं उन्होंने भी मेरा शायद कंटेंट या कोई ट्वीट देखा होगा। आई ट्वीट अ लॉट अबाउट हेल्थ, फिटनेस, मोटिवेशन पे एंड फिटनेस को हम सिंपल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जो इंटरनेट पे देख रहा हूँ सब ने फिटनेस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। मतलब सब इतना डिफ़िकल्ट चीज़ें बताते हैं, ऐसे बताते हैं फिटनेस ये करना पड़ेगा तुम्हें, ये करना पड़ेगा जब तुम फिट होगे। जबकि मैंने खुद के लिए और मेरे क्लाइंट्स के लिए कभी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करा। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हम आगे जब बात करेंगे तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप सिंपली अपना हेल्थ और फिटनेस पे फोकस कर सकते हैं। चलो, तो मेरा तो एकदम सबसे पहला सवाल ये बहुत मेरे ओरिएंटेड भी रहेगा और मेरी ऑडियंस मतलब एकदम मेरे जैसी भी है काफ़ी। तो एक बात बताओ कि एकदम कॉमन क्वेश्चन है, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते कि एकदम थिन मेरे जैसे जिसको वेट बढ़ाना है, एक होते ओबीस जिसको वेट लूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते कि इफ़ आई एम देयर, मेरे को वेट बढ़ाना है, तो हाउ टू इंक्रीज वेट। ठीक है, देखो ये दिखती बात है, एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको कम खाना पड़ेगा और आपका वेट कम है तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। बट लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ज़्यादा खाना है तो क्या खाना है और कम खाना है तो क्या नहीं खाना है, राइट। अभी मैं आपका एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपको अगर वेट बढ़ाना है तो पहली इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये दिमाग से हटा दो कि 1 साल में तुम्हें 10 या 15 किलो बढ़ाना है। अगर तुम इस स्पीड से वेट बढ़ाओगे तो सारा वेट तुम्हारे पेट पे निकल आएगा और फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अब यार पेट को कम करूं या ओवरऑल वेट बढ़ाऊं। 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं एडवाइस करूंगा 4 से 6 किलो, दैट्स अबाउट इट। 4 से 6 किलो एक बहुत अच्छा रेंज है जहाँ पे आप ओवरऑल पूरी बॉडी में अपना वेट बढ़ा पाओगे। और उस वेट में से भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो साथ में तो वो मसल मास होगा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आप सिर्फ खा रहे हो, तो वो फिर फैट इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और फैट इंक्रीज़ होने के जो रिस्क है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो वेट इंक्रीज़ करने का सबसे सिंपल टिप है कि आज ही आप रात को बैठ के लिख लो कि मैं रोज़ क्या खाता हूँ। सारा नोट डाउन कर लो, सुबह मैं क्या खाता हूँ, दिन में क्या खाता हूँ, शाम को क्या खाता हूँ और स्नैक्स में क्या खाता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, कल से आपको ये सारी चीज़ें 20% इंक्रीज़ करनी है। अगर आप 1 चपाती खाते हो लंच में, आप उसको 1.5 कर दो। अगर आप 1 कटोरी दाल पीते हो तो उसको थोड़ा सा 1.5 कटोरी के आसपास कर दो। थोड़ा सा दही ऐड कर लो। अगर आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोहा खाते हो तो पोहे के साथ उस पोहा को थोड़ा सा बढ़ा दो। ये सब आपकी कैलोरीज इंक्रीज़ कर देगा। मतलब आपका खाना ओवरऑल इंक्रीज़ हो चुका है। अब खाना इंक्रीज़ हो चुका है, इसके साथ साथ हमें प्रोटीन इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रोटीन ऐड नहीं करा, आप सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो अगेन वो फैट में कन्वर्ट होने लगेगी। आपको लगेगा कि सिर्फ पेट निकला जा रहा है मेरा। प्रोटीन के कुछ आइटम्स है वो आप अभी प्रोटीन के कुछ आइटम्स है जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप टोफू ऐड कर सकते हो, सोया चंक्स ऐड कर सकते हो। आजकल ये हाई प्रोटीन ग्रीक योगर्ट बहुत आ रहे हैं मार्केट में, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इन पे ईजिली मिलता है, वो ऐड कर सकते हो अपने दही को रिप्लेस करके।
वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। कोई भी जो अच्छी ब्रांड है, टेस्टेड ब्रांड है, आजकल मार्केट में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स मिलने लगी जो टेस्टेड है। हम भी काफ़ी सारे ब्रांड्स को टेस्ट करते हैं। बस मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी ऐसी वे प्रोटीन की ब्रांड मत लेना जो आपने ना कभी सुनी हो, या फिर कोई आपका रैंडम एक बंदा रिकमेंड कर रहा हो कि मेरे से ख़रीद ले। मतलब देयर इज़ अ MLM स्कीम बिहाइंड इट, तो वो चीज़ अवॉइड करो। बस धीरे धीरे आपको खाना इंक्रीज़ करना है। हर हफ्ते ही जो 20% है ना, इसको कभी 5% इंक्रीज़ कर दो, कभी 10% कर दो, कभी 15% कर दो, बट सिस्टमेटिकली। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर महीने आपका 1 से 1.5 किलो वजन बढ़ रहा है। धीरे धीरे 6 मंथ्स तक आओगे तो ये बढ़ना स्पीड कम हो जाएगी, दैट इज़ फाइन। हर महीने हो सकता है आधा किलो ही बढ़े, बट जिस भी महीने आपको ऐसा लगता है ना यार इस महीने तो 2 किलो बढ़ गया, इसका ये मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो फिर फैट में इंक्रीज़ होगा। अब मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ कि फ़ैट इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि जो भी लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो वेट तो बढ़ाना चाहते हैं बट वो ये नहीं चाहते कि मेरा फ़ैट इंक्रीज़ हो। और फैट दिखने लगता है ना पेट पे, तो आपको लगेगा कि यार मैं पहले अब फैट कट कर लेता हूँ फिर बाद में वेट बढ़ा लूँगा, तो आप उसी साइकिल में फंस जाओगे। आप फैट कम करोगे, फिर आप वापस पतले लगने लगोगे, आपको लगेगा वापस वेट बढ़ाता हूँ, फिर वापस फैट इंक्रीज़ होगा। तो आप देखोगे ऐसे बहुत लोग हैं जो इसी साइकिल में फंसे हुए हैं सालों से। वो बढ़ाते हैं कम करते हैं, बढ़ाते कम करते हैं, वो एक अच्छी हेल्थ अचीव नहीं कर पाते। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिस्टमेटिकली काउंट करके आप जो डेली खा रहे हो उससे धीरे 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 बढ़ाना चालू करो। और टारगेट ये रखो कि साल भर में 4 से 6 किलो, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा। साथ में जिम का वर्कआउट या घर पे पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस ये साथ साथ करते रहो, सो दैट आप जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो, बेसिक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो वो कैलोरीज आपके मसल मास में, आपकी बॉडी को शेप में आनी चाहिए, रादर देन सारा फैट पेट पे आ रहा है। इसमें ऐसी स्पेसिफिक कोई डिश है या तो ड्रिंक है जो आप रेकमेंड करोगे जिससे वेट बढ़ेगा? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि मार्केट में जाके मास गेनर खरीद लो, आजकल बहुत बिकते हैं, या फिर है ना ये वाली स्मूदी पी लो। ये सब तरीके आपकी कैलोरीज बढ़ाने के। ये मैं तब रिकमेंड करता हूँ जब आप खाना बिल्कुल ही नहीं खा सकते, आपको भूख ही नहीं लगती है, तब समझ में आता है। मगर आप एक रोटी को 1.5 रोटी करना इज़ नॉट अ बिग टास्क मेरे हिसाब से। तो एक कटोरी दाल को 1.5 कटोरी करना इज़ नॉट अ बिग टास्क, आप इजीली कर सकते हो। लोग मोस्टली नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं है एक्चुअली में खा कितना रहे। जिस दिन आप कैलकुलेट करने लगोगे, लिखने लगोगे आप क्या खा रहे हो, तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार धीरे धीरे बढ़ाना इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो वेट इंक्रीज़ करने का बेसिकली तरीका है जस्ट कि आपका डाइट 15-20% से बढ़ा लो एंड वर्कआउट वगैरह वो चालू कर दो ताकि मसल मास बढ़ जाए। यस, इसके अलावा और कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। गॉट इट। चलो, एंड अदर वे राउंड, अगर किसी को वेट लूज़ करना है सो 20% कम खाना चाहिए, ऐसा है क्या? 20% कम खाना चाहिए, बट वेट कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखना पड़ेगा। प्रोटीन बढ़ाओगे तो जब आपका वेट कम हो रहा है तो फैट कम होगा बॉडी से, मसल मास बना रहेगा। लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ है ना पूरा खाना कम कर लेते हैं और प्रोटीन भी कम कर देते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसी बॉडी शेप्स लोगों की होती है कि वेट कम करने के बाद बहुत कमज़ोर दिखने लगते हैं, स्किन लूज़ हो जाती है, उनकी लथार्जी आ जाती है, थके थके से रहने लगते हैं। अगर वो चीज़ अवॉइड करनी है तो प्रोटीन अपना बिल्कुल 100-120 ग्राम्स के आसपास रखो। मैं एक जनरल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। किसी लोगों का रिकमेंडेशन ये 80 ग्राम्स भी हो सकता है, किसी का 140 ग्राम्स भी हो सकता है, बट जो मेरे क्लाइंट एक्सपीरियंस है 100 to 120 सबके लिए मैच करता है। इतना प्रोटीन आपको रखना है। कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब्स आपको खाने हैं, 100 से 150 ग्राम आप खा सकते हो, और 30 से 40 ग्राम के आसपास फैट्स खाना है, और साथ में आपको वर्कआउट करना है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मैं वेट लॉस करूँगा तो सिर्फ वॉकिंग से करूँगा। वॉकिंग से वेट लॉस हो सकता है, बहुत अच्छे से होगा, बट अगर आपको अपनी बॉडी की शेप मेंटेन रखनी है, आपको चाहिए कि मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वो अच्छे से फिट दिखे। मतलब मैं अगर एम साइज़ की टी शर्ट पहन रहा हूँ तो वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए मेरी बॉडी पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो वेट लिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई भी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग आप घर पे पुशअप्स, पुलअप्स इनके फॉर्मेट में भी कर सकते हो। घर पे 5-10 किलो के डंबल्स खरीद लिए तो भी आप कर सकते हो, या फिर सिंपली वो रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं आजकल येलो कलर के, रेड कलर के, उन बैंड्स के साथ भी आप सिंपल वर्कआउट कर सकते हो। यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे हाउ टू डू वर्कआउट विद रेजिस्टेंस बैंड, ईजिली आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपने बताया कि 35-40 ग्राम्स ऑफ फैट्स, देन 90-100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, या एंड ये सब मेंटेन करना है। तो हर एक इसके ये बताओगे कि कौन से आइटम से ये सब अचीव किया जा सकता है? मैं प्रोटीन से चालू करता हूँ। मेरे फेवरेट सोर्सेज, अगर आप वेजिटेरियन हो
तो टोफू सबसे टॉप सोर्स रहता है। टोफू काफ़ी अच्छा सोर्स है। टोफू को अगर आप सेम पनीर के स्टाइल में कुक करोगे तो उसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड, आजकल जो मार्केट में मिल रहा है ग्रीक योगर्ट, हाई प्रोटीन, काफ़ी सारी ब्रांड्स है। सिंपल सर्च करो आप अपना, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन प्रोटीन का, जो अगर आप अगर आप टोफू नहीं खा पा रहे, अगर आप ग्रीक योगर्ट नहीं ले पा रहे, तो फिर आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। वे प्रोटीन के एक स्कूप में आपको 24 से 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, अंडर 125-130 कैलोरीज। अनदर ऑप्शन, फिर कुछ ऐसे सोर्सेज आते हैं जो लीन नहीं है बट उनमें प्रोटीन होता है। जैसे कि हम दाल की बात करते हैं, दाल में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं बट दाल में भी प्रोटीन होता है। सत्तू की बात करते हैं, सत्तू में कार्ब्स बहुत हाई होते हैं बट थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है उसमें। पीनट्स आप ऐड कर सकते हो। ये सारे वेजिटेरियन सोर्सेज है। बाकी डेयरी प्रोटीन तो है ही अपने पास। पनीर है सबसे कॉमन। पनीर में भी कोशिश करो कि आप ज़्यादा पनीर नहीं खा रहे हो। ज़्यादा पनीर से मेरा मतलब, कुछ लोग 400-500 ग्राम पनीर लिख के दे देते हैं डाइट प्लान में, वो बहुत गलत है। उसके अंदर फ़ैट के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है। पनीर इज़ अ हाई फैट सोर्स। वो फैट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपका वेट कम हो जाएगा, आप अच्छे दिखने लगोगे बट आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं होगी उसकी वजह से। और अब हम बात करते हैं कार्ब्स सोर्सेज की। तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है होल ग्रेन कार्ब्स खाने का। फ्रूट से आप कार्ब्स ले सकते हो, वेजीज से आप कार्ब्स ले सकते हो, राइस ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो, चपाती खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो। बहुत सारे कार्ब सोर्सेज हैं। फैट्स की बात करें तो फैट्स हम ऑलरेडी अपने घी से लेते ही है, उसको भी हमें लिमिट में लेना है। ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो कुकिंग के लिए। एवोकाडोस अगर आप खाते हो तो वो एक फ्रूट है जो हाई इन फैट सोर्स है, गुड फैट। पीनट्स में फ़ैट्स होते हैं, वॉलनट्स में फ़ैट्स होते हैं, बादाम की बात करें तो उसमें फ़ैट होता है। और फैट सोर्सेज मैं जो भी वेट कम कर रहा है या जो भी ये सोर्सेज अवॉइड करना चाह रहा है, मैं उनको स्ट्रिक्टली एडवाइस करता हूँ कि नमकीन ना खाए, फरसान ना खाए, क्योंकि वो भी फैट सोर्स है बट वो बैड फैट है। हमें पता नहीं कि हम जो नमकीन खा रहे हैं वो कितने बार कौन से तेल में उसको बनाया गया है, उसके लिए कैसा मटेरियल यूज़ किया है। अगर हम तेल को बार बार रीयूज़ कर रहा है जिसने भी उसको बनाया है, तो उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और उससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो अवॉइड करिए। जो भी हमें नहीं पता कि ये कैसे बना है या फिर हमें उसके सोर्स नहीं पता, वो आप मत खाओ। बाकी आप जो भी प्रोडक्ट खा रहे हो, सपोज आप बाज़ार से कुछ लेके आ रहे हो, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल ज़रूर पढ़िए, उसमें पीछे पढ़िए कि कितनी कैलोरीज है इसमें, इसके अंदर कितना फैट्स है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कितना है, ट्रांस फैट्स कितना है, इसके अंदर शुगर कितनी है, उस हिसाब से ही कंज्यूम करें उसको। आपने बोला हार्ट अटैक वगैरह के भी चांसेस होते हैं, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट अटैक कैपिटल। तो आजकल बहुत सारे यंग लोग भी है जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से चीज़ें या डिशेज़ है जो अवॉइड करने चाहिए ताकि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाए? मेरे 2 एडवाइस रहते हैं इसके लिए हमेशा। आप देखोगे आज भी, अगर आप जैसे कि आप बॉम्बे से हो, आपने देखा होगा स्ट्रीट पे लोग आज भी वड़ा पाव बहुत फ्रीली खाते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि जो वड़ा बन रहा है ये कौन से तेल में बना होगा, इस तेल को वो दुकानदार कितने टाइम रीयूज़ कर रहा होगा, हमें नहीं पता। हम आजकल इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं कि काला तेल बिल्कुल यूज़ हो रहा है उसके लिए, तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। यंगस्टर्स इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, वो इस चीज़ को जानते भी है बट इस चीज़ को अनसुना कर देते हैं वो लोग। तो आप बोल रहे हो जो वड़ा पाव का तेल होता है उससे लाइक कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है, हार्ट अटैक के कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपके आर्टरीज में प्लेग जमा होने का चांसेस रहता है और उससे सिंपली हार्ट अटैक या हार्ट के प्रॉब्लम्स आना आपको चालू हो जाते हैं। तो वड़ा पाव खाने से भी मतलब हार्ट अटैक हो सकता है? वड़ा पाव खाने से हार्ट अटैक हो सकता है अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन सा वड़ा पाव खा रहे हो। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि वड़ा पाव का जो कंजम्पशन है उसको महीने में 1 बार कर दो। कभी कभी खा लिया कि टेस्ट के लिए खा लिया। अगर आप उसको डेली ब्रेकफास्ट के हिसाब से खाते हो, अब यहाँ पे सिर्फ वड़ा पाव ही नहीं, यहाँ पे छोले भटूरे भी आ जाते हैं, आलू पूरी भी आ जाती है, समोसे, कचौरी, जो भी आप स्ट्रीट पे देखते हो, तो आपको भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब ये बात तो हमने स्ट्रीट देसी फूड की कर ली। आप बाहर जा रहे हो, अगर आप MNC वाला, ये MNC जो फूड चेन्स होती है, मैकडी, इन सब की बात करेंगे, बर्गर की, पिज़्ज़ाज़ की, तो हमें नहीं पता वो किस टाइप का चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो जो फ्राइज़ तल रहे हैं वो उसका तेल कितना साफ़ है, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं। अगेन, जो भी फ्राइड आइटम है ना, उसको अपनी लाइफ से जितना कम कर सकते हो कर दो, तो वो एक मेक श्योर करेगा कि आप कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा रहे हो अपना। दूसरी बात, अगर आप ओवरवेट हो, जो इंडिया एक ओबेसिटी कंट्री बनता जा रहा है,
आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी ओबेसिटी काफ़ी बढ़ गई है और यंगस्टर्स भी काफ़ी ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना वेट कम करिए। अगर आप 85 के हो, आपने 10 किलो भी वेट कम कर लिया यहाँ से 75, तो आप ऑलरेडी इतनी हेल्दी रेंज में आ जाओगे कि आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस है आने वाले साल में वो बहुत कम हो जाएंगे। मतलब फैट लोगों को ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक के, ऐसा? हाँ, फैट लोगों को बहुत हाई चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। क्यों ऐसे? सिंपली बिकॉज उनका हार्ट उतना लोड नहीं ले पाता। ओके। उनका हार्ट उतना लोड नहीं ले पा रहा और फैट जैसे जैसे डिपॉजिट हो रहा है आपकी बॉडी में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ख़राब होते जा रहे हैं, आपकी आर्टरीज में प्लेग जमा होता जा रहा है। जो लोगों को अवेयर नहीं है, उन्होंने सालों से अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है। अब मेरे सामने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट उनका वेट हो रहा है 110 kgs और वो आके बोलते हैं मैं तो बिल्कुल हेल्दी फील करता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम 40 किलो ओवरवेट हो, एक तरीके से तुम हेल्दी फील करते हो, उसका क्या मतलब होता है? जो तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स है वो कहाँ है? लोग बोलते हैं हमने ब्लड टेस्ट कभी करवाया नहीं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर कुछ ख़राब आ गया तो मूड ख़राब हो जाएगा, फिर है ना उसके लिए काम करना पड़ेगा। उनको बोलता हूँ ये कैसी बात है भाई ये तो आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो कि इग्नोर करके कि अगर यार ये छोड़ दो, छोड़ो, हमें क्यों टेस्ट करवाना। बट ये गलत है। अगर आप एक एडल्ट हो 18 या बच्चे तो चलो पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों का डिसीजन वो ले सकते हैं, बट मैं एक एडल्ट की बात करूँगा, तो प्लीज़ जाओ अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। What frequency is good according to you for doing a blood test? मैं प्रेफर करता हूँ हर 6 मंथ्स में करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाने में कोई हार्म है? कुछ नहीं है, सिर्फ आपका पैसा लगता है। ऐसा है नहीं कि वो आपका एक बॉटल खून निकाल रहे हैं सिंपली ब्लड टेस्ट करवा लो और रिपोर्ट आने के बाद किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ जो फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन। आजकल तो ऑनलाइन भी डॉक्टर कंसल्ट करते हैं ऐप्स पे। दिखा दो डॉक्टर को, पूछ लो कि सब ठीक है क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है। मुझे कभी नहीं समझ में आता कि मैं तो रैंडमली अपना ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ यार, आज मन हो रहा है, आज सुबह उठ के ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, बुक कर लेते हैं। आजकल घर पे आके सैंपल ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप क्लियर पिक्चर में रहोगे कि मैं कहीं ऐसे रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, मेरी हेल्थ ऐसे तो नहीं जा रही है जहाँ पे मुझे चांसेस हो सकते हैं हार्ट अटैक के। तीसरा एक रीज़न जो मैंने ऐड नहीं करा, जेनेटिकली हम साउथ एशियंस जो लोग हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हम थोड़ा सा प्रोन रहते हैं हार्ट ख़राब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की तरफ। और हम अगर हमारी बॉडी में 25% फैट है इन कंपैरिजन टू कोई यूरोपियन है जिसकी बॉडी में 30% फैट है, उसको वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो हमें 25% में हो जाएगी। तो हमें वैसे भी ज़्यादा केयर रखनी चाहिए अपनी। और हम वही गलती कर रहे हैं कि हम इग्नोरेंट बन के जी रहे हैं, हमें पता नहीं है कि बॉडी में क्या चल रहा है, जबकि ये सिंपली एक ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है। आपने बताया कि आपके क्लाइंट का वेट 110 kgs था एंड आपने बताया कि 40 किलो कम करना चाहिए, तो इसका मतलब है 70 शुड बी द एवरेज वेट ऑफ दैट पर्सन। व्हाट इज़ द एवरेज वेट, मतलब किस पे डिपेंड करता है, कितना होना चाहिए? देखो, पहले एक BMI इंडेक्स बहुत चलता था, आपने सुना होगा BMI के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, हाँ। तो BMI का एक फ्लॉड सिस्टम ये है कि किसी किसी का मसल मास हाई होता है, उसके बाद भी वो पर्सन BMI में उसको दिखाएंगे कि वो ओबीस है, बट वो रियल में ओबीस नहीं होता क्योंकि उसका मसल मास हाई है। अभी कोई 6.5 फीट का आदमी बहुत लंबा चौड़ा सा है मगर वो लीन है, उसके एब्स दिख रहे हैं आपको और BMI में वो हाई दिखा रहा है, तो आपको लगेगा तो ओबीस है, बट वो ओबीस नहीं है इन रियलिटी। तो आजकल हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप फैट परसेंटेज देखो कि उस बॉडी के, उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। तो मेल्स के लिए आई प्रेफर कि अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज 12 to 15 के बीच में है, दैट इज़ अ वेरी गुड रेंज। 12 से कम कब जाता है? जब आपको फोटोशूट करवाना हो, आपको एब्स मेंटेन करने हो, इवन दैट इज़ गुड। 7-8 तक आप जा सकते हो, बट वो बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है, हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता। फीमेल्स के लिए इट कैन बी समवेयर अराउंड 22 to 26। इतना फैट आपकी बॉडी में है, दैट इज़ फाइन, यू आर इन गुड हेल्थ। तो इसका मतलब वेट से कैसे रिलेशन हुआ? तो इससे पता चलेगा कि कितना वेट होना चाहिए, मतलब अगर 15% फैट है और अगर आपका वेट 70 है तो बराबर है, ऐसा? नहीं, इसमें वेट से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ वेट को आप इग्नोर ही कर दो यहाँ पे। अच्छा, ओके। आप अपना फैट परसेंटेज चेक करो वो कितना आ रहा है। तो वेट इज नॉट द राइट मेट्रिक टू सी वेट इज नॉट द राइट फैट परसेंटेज, बट ऑन एन एवरेज अगर कोई 110 किलो का आदमी तो उसका फैट परसेंटेज और ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया वो। तो मैं 40 किलो क्यों बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तुम्हें 40 किलो तो लगभग कम करना ही पड़ेगा, राइट। और अराउंड अगर मैं वेट का भी बात करूं, चलो मैं एक रेंज दे सकता हूं कि अगर एक मेल है तो उसका 65 से 75 के बीच में ही इज़ इन हेल्दी रेंज। फीमेल्स के लिए दिस कैन बी 54 to 60 के आसपास। ओके। अब थोड़ा सा हाइट, राइट? हाँ, हाइट के ऊपर होता है, इसलिए मैं वेट एक पर्टिकुलर नहीं बताता कि अब किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो ऊपर नीचे हो सकता है।
समझ गया. Coming back to the diet, तो can you give an example of a very good diet? So let's assume कि एक young professional है, working professional, ठीक है, 25 साल का, and वो ऑफिस जाता है. Every day he wakes up at 6 AM and sleeps by 10 PM. 8 घंटे सोता है. तो आप बताओ कि ये आदमी को गुड डाइट क्या होना चाहिए, मतलब सुबह 6 से रात के 10 में कितने मील्स, क्या खाना, कैसे खाना, क्या होना चाहिए? तो आप प्रेफर क्या करेंगे, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? चलो मेरी बात करते हैं. मेरा है 6 AM को मैं उठता हूँ, 10 को मैं सोता हूँ. ठीक है. सो मैं ये प्रेफर करूँगा, आप 6 बजे उठ जाते हैं. 6 बजे उठते ही आप एक कॉफ़ी पी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी. ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी यूजफुल, आपको थोड़ा सा एक्टिव रखेगी. इट्स गुड फॉर योर लिवर एज वेल. बट इसमें भी कैफीन ज़्यादा हो जाता है ना, तो इज इट गुड? इट्स परफेक्टली फाइन एंड सेफ फॉर यू. अच्छा, इवन हेल्दी फॉर यू. कैफीन? हाँ, ब्लैक कॉफ़ी के बहुत फ़ायदे हैं. मैं भी उस बात पे आऊँगा कि कोई चीज़ अनहेल्दी कब होती है. ठीक है, ये आप सुबह चाय पीते तो मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से चाय पी सकते हैं सुबह उठ के. लोग आपको बोलेंगे कि नहीं सुबह उठते चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए. बट वॉट एवर मेक्स यू मूव. अगर आपको लगता है मैं 1 कप चाय पी के, 1 कप कॉफ़ी पी के वर्कआउट बेटर कर सकता हूँ, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. ये प्रॉब्लम्स कब बनती है कि मैं अगर बोलूँगा आप 1 कप कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी आपके लिए अच्छी है, बट आपने इसको इस सेंस में सुना कि कॉफ़ी मेरे लिए अच्छी है मतलब मैं 12 कप कॉफ़ी पीऊँगा अब दिन का, तो वो बात गलत हो जाती है. तो हर चीज़ का लिमिट में चलते हैं अपन. कॉफ़ी ले लिया आपने, अब उसके साथ आप एज अ वेजिटेरियन पर्सन हो, तो मैं भी वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता हूँ. मैं सिमिलर ही बताऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ, वैसे आप कर सकते हो. उसके बाद मैं लेता हूँ 40 ग्राम मूसली. उसमें लिया मैंने 200 ml मिल्क. म्यूसली खाए, या म्यूसली की जगह कभी कभी मैं दलिया भी ले लेता हूँ, जो घर में बनता है सुबह जो भी नाश्ता बन रहा होता है. उसके साथ मैं ले लेता हूँ हाफ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, सो दैट मेरा सुबह का जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो जाता है. तो ये आपने कितने बजे किया ये? 6:30, 6:15, 6:30? ये मैं प्री वर्कआउट मील के तौर पे करा मैंने. अब मैं वर्कआउट करने जाऊँगा. ठीक है, अब मैंने प्री वर्कआउट में आप बोल रहे हो कॉफ़ी भी प्लस वे प्रोटीन प्लस तो दलिया प्लस यहाँ पे भी एक नहीं हो गया क्या? हाँ, तो यहाँ पे भी ये सिस्टम है कि कुछ लोगों को खाली पेट वर्कआउट करना अच्छा लगता है. वो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कुछ लोग आपको ऐसा इंटरनेट पे बहुत सुनने को मिलेगा कि खाली पेट ही वर्कआउट करना चाहिए या फिर कुछ खा के करना चाहिए. मेरा ये मानना है आपको जो पसंद है ना वो करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि खाने के बाद मुझे वर्कआउट बहुत अच्छे से एनर्जी रहती है तो कुछ खा के जाओ. मैं खा के जाता हूँ. आप ऐसे बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आपको खाली पेट वर्कआउट ही सही लग रहा हो. आप सिंपल एक केला खा के भी जा सकते हो सुबह सुबह. आने के बाद ये पूरा ब्रेकफास्ट कर लो. इसके बाद मैं ये प्रेफर करूँगा, अगर वेजिटेरियन है तो आप सुबह सुबह ग्रीक योगर्ट लेकर उसके अंदर कुछ बेरीज या फ्रूट्स डालकर वो एक खा सकते हो. तो अनदर 15 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन आपका यहाँ पे हो गया. लंच हमेशा घर से लेकर जाओ, प्रेफर ये करूँगा मैं भी घर से लेके जाता हूँ. लंच पे मेरा रहता है 3 चपाती. 3 चपाती मैं बनाता हूँ काउंट करके टोटल 200 ग्राम आटे में. 200 ग्राम सूखा आटा, मतलब नापना पड़ता है कभी कभी. 150 से 200 ग्राम में 3-4 चपाती आराम से बन जाती है. तो मेरे यहाँ पे ये कुछ 140 ग्राम कार्ब्स इनटेक हो जाता है. उसके साथ मैं लेके जाता हूँ 200 ग्राम टोफू का भुर्जी. टोफू का भुर्जी जैसे पनीर का भुर्जी बनता है, सेम वे में आप टोफू का भुर्जी बना सकते हो. ठीक है, उसके साथ में कोई हरी सब्जी जो भी आपको पसंद हो. सीजनल हरी सब्जी हम कोई भी खा सकते हैं. किसी का भी ऐसा नहीं होता कि ये सब्जी आपको नुकसान करती है या फ़ायदा करती है. सारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट सेम ही होती है. और सब्जी आप आराम से 5-10 ml ऑलिव ऑयल में या घी में, जो भी आपको पसंद है, आप उसमें पका सकते हो. ये हो गया मेरा लंच सॉर्टेड. अभी स्नैकिंग के टाइम ऐसा होगा कि कुछ अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो मोस्टली आपके दोस्त लोग या ऑफिस कलीग जो आपको बोलेंगे कि चलो कुछ खा के आते हैं, और वहाँ मन हो जाता है कि चाय के साथ समोसा खा लिया, बिस्किट खा लिए, टोस्ट खा लिए. हम रियलाइज़ नहीं करते अगर हम 4 पीस पार्ले जी भी खा रहे हैं, 4 पीस पार्ले जी 1.5 रोटी के बराबर होती है. नहीं पता हमें कैलोरीज वाइज 4 पीस खाना कितनी आम बात है. मतलब हम बचपन से 4 पार्ले जी तो ऐसे ही खा लेते हैं. तो इसलिए लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि हम एक्सेस में इतना खा जाते हैं ना, मजाक में. एक समोसा 3 रोटी के बराबर होता है. तो मैं हमेशा सबको रोटी के इक्विवेलेंट में समझाता हूँ, क्योंकि बहुत इजी होता है समझना कि आप जिस दिन कैलोरीज को ऐसे समझने लग गए ना कि मैंने ये जंक फूड खाया, कि मैंने एक बर्गर खाया अगर फुल चीज़ वाला बर्गर, तो कम से कम 6.5 रोटी के आसपास की कैलोरीज है उसके अंदर. 6.5 रोटी के बराबर एक बर्गर, एक चीज़ बर्गर में. माय गॉड. पिज़्ज़ा तो चलो आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गया. पिज़्ज़ा में तो बहुत सारी कैलोरीज हो जाती है. इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ हमेशा उस सेंस में सोचो कि आप है ना कुछ भी एक्स्ट्रा खा रहे हो तो उसमें आप कितनी रोटी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो.
अब स्नैकिंग पे थे हम। स्नैकिंग के लिए मैं अपने ऑफिस में लेके जाता हूँ, मखाने आते हैं फॉक्स नट्स, उनको घर में रोस्ट करा 5 ग्राम घी में, उसके अंदर कुछ मसाले डाले, वो मैं चाय के साथ खा लेता हूँ। वो आपको ज़्यादा खाने में नहीं आएंगे, 20-30 ग्राम ही आप खा पाओगे एक बार में। उससे एक फुल ऐसा फुलिंग भी लगने लगता है, फीलिंग ऐसा कि मैंने कुछ खाया। चाय भी मैंने ले ली साथ में 4-5 बजे के आसपास, और मैंने कोई जंक भी नहीं खाया। तो मैं अभी तक ट्रैक पे हूँ। फिर बात आती है डिनर की। अब डिनर मैं प्रेफर करूँगा कि मैं तो वापस टोफू की भुर्जी बनाता हूँ, साथ में 50 ग्राम दाल लेता हूँ और थोड़ा सा राइस लेता हूँ सोने से पहले। और शाम को अगर मैं शाम को वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट के बाद मैं 1 स्कूप प्रोटीन एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। अगर मैं सुबह वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट के बाद मैं प्रोटीन वापस ले लेता हूँ, जिससे कि मेरा तकरीबन 80 से 100 ग्राम प्रोटीन हो जाता है दिन का। इफ़ यू कैलकुलेट, मैंने अराउंड 20-25 ग्राम फैट्स खाए जिस खाना बनाने में जो यूज़ हुआ, और कार्ब्स मेरे हुए कुछ 200-250 ग्राम के आसपास। What are the perfect timings to have meals from morning to evening? Breakfast, lunch, dinner, क्या टाइम पे मैंने खाना चाहिए ये सब? यह टाइमिंग है ना, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। इंटरनेट पे तो मुझे ये देखने को मिलता है, आपको भी देखा कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। लोग बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट तो आजकल स्किप कर देना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना ही नहीं चाहिए। ये सब सब्जेक्टिव है यार। देखो, आज अगर आप सेल्स जॉब में हो और सुबह से आपको फील्ड पे जाना है, तो अगर मैं आपको बोलूँगा आप ब्रेकफास्ट मत खाओ, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे यार मेरा दिमाग ही काम नहीं करता भाई, भूखे पेट में कैसे काम करूँगा? तो आपके लिए ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है। सेम वे में अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो और मैं आपको बोलूँ रात को खाना नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मैं पैसा कमाऊँ या पहले इस चीज़ पे ध्यान दूँ कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए? खाना पड़ेगा ना। सो ये सब आपके पर्सनल उस पर आता है। बस अवॉइड ये करना है कि हमें जंक नहीं खाना। अगर आप सोने से पहले कोई जंक फूड आइटम खा रहे हो तो वो आपको बर्ब्स देगा अननेसेसरी, आपको ऐसा इनडाइजेशन होने लगेगा, आपको ऐसा बेकार सा लगने लगेगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अच्छा सा फ्रेश फील नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करो। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहती है कि हमेशा खाना खाने के बाद थोड़ा 15-20 मिनट वॉक पे जाना चाहिए, सो दैट आपका ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रहते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप टेक्निकली अब इसको देखोगे, अगर मुझे खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक लेना है तो मुझे सोने से पहले 1.5-2 घंटे पहले ही खाना पड़ेगा। अगर मुझे खाना भी खाना है, वॉक पे भी जाना है, आके मैं अपना बेड वगैरह एडजस्ट करूँगा, तो ठीक है, 1.5 से 2 घंटे पहले तक आप डिनर कर सकते हो अपने सोने के पहले। एंड एवरी डे सेम टाइम पे ही खाना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रेकफास्ट 10 बजे किया तो हर रोज़ 10 बजे करना है, 1:30 बजे लंच, 8 बजे डिनर? मैं तो प्रेफर यही करता हूँ। बॉडी का एक मेरा ऐसा मानना है, बॉडी का एक क्लॉक होता है, उसको आप अगर आप सेम टाइम पे सोते उठते भी हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं उस चीज़ के। 7 to 8 आवर्स की स्लीप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी में अगर आप मगर ये स्लीप जो होती है ना, इसको बहुत कंसिस्टेंट रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है मैं आज रात को 2 बजे सोऊंगा और कल 10 बजे उठूंगा और अगले दिन मैं इसको 4 बजे करके 12 बजे उठूंगा, कि 8 घंटे की नींद तो हो रही है मेरी, बट वो नींद आपको उतना बेनिफिट नहीं देगी जितना आप डेली एक सेम टाइम पे सो रहे हो और सेम टाइम पे उठ रहे हो। तो सेम वे में सेम टाइम पे खाना भी खाना इंपॉर्टेंट है। एक डाइजेशन का साइकिल सही बना रहता है। गॉट इट। एंड आपने बताया बर्प्स वगैरह आते हैं अगर आपने डाइट सही से फॉलो नहीं किया तो। हाउ हार्मफुल इज़ दैट? प्लस लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लेट्स से बर्पिंग और फार्टिंग, तो ये कितना मतलब डेंजरस है? सो आप देखोगे इंडियन फैमिलीज़ में ना ये बहुत कॉमन, इसको एक एक्सेप्टेबल चीज़ बना ली है कि यार ये इनके फादर तो हमेशा फार्ट करते रहते हैं, ये तो बर्प लेते रहते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। दीज आर द साइंस कि आपका कुछ ना कुछ डाइजेशन में खराबी है। और वो डाइजेशन में खराबी 2 रीज़न से हो सकता है। एक रीज़न ये कि आप खाना ऐसा खा रहे हो जो आपको बिल्कुल भी अच्छे से पच नहीं रहा है। दूसरा रीज़न ये कि जो आप खाना खा रहे हो उससे आप एलर्जिक हो। बहुत लोग इंडिया में लैक्टोस इंटॉलरेंट है, मतलब दूध नहीं पचता उन लोगों को। डेटा के अकॉर्डिंग 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बट लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। मैं अभी बोलूँगा ना आपको दूध नहीं पचता तो बोलेंगे मुझे तो पचता है, बट तुम रियलाइज़ नहीं कर रहे। तुम दिन भर बर्प करते रहते हो, दिन भर तुम्हें ब्लोटिंग सा रहता है, तुम्हें ऐसा अनईजी सा फील होता है। ये क्या साइन है? ये यही साइन है कि तुम्हें दूध नहीं पचता है। तुम छोड़ कर तो देखो। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि 15 दिन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 15 दिन दूध का कोई आइटम मत लो। देखो तुम्हें कैसा फील होता है। तुम्हें लाइट फील हो रहा है, तुम्हें बेटर फील हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि दूध की वजह से हो रहा था तो वापस उसको इंट्रोड्यूस करो। 15 दिन बाद थोड़ा सा वापस लेकर देखो, अपनी चाय चालू करो, अपना दूध चालू करो। तुम्हें वापस अगर पुरानी वाली फीलिंग आ रही है, इसका मतलब तुम दूध से एलर्जिक हो। कुछ लोगों में एलर्जीज बहुत हाई होती है, कुछ लोगों में कम होती है, बट हमें ये मान के चलना है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अनईजी लग रहा है, इसका मतलब वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है।
सेम वे में इंडिया के अंदर काफ़ी लोगों को ग्लूटन से भी एलर्जी है। ग्लूटन मतलब गेहूं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंपल भाषा में। तो ट्राई करो कि मुझे 15 दिन में गेहूं का बना हुआ, मैदा हो गया, गेहूं रोटी हो गई, बिस्किट्स हो गए, ये मैं कुछ कंज्यूम नहीं करूँगा। फिर देखो आपको बेटर लगता है क्या। अगर आपको लग रहा है बेटर तो इट्स फाइन ना, मत खाओ वो चीज़ें। मगर ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा क्या चीज़ ले लूँगा, मैं ऐसा क्या कर लूँगा जिससे ये चीज़ें मुझे बॉडी को सूट करने लग जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप एलर्जिक हो तो आप हमेशा एलर्जिक ही रहोगे। तो इसलिए अगर आपको रैंडमली बहुत बर्ब्स आते हैं, बहुत आपको ऐसा फार्टिंग जैसा लगता है, गैस बनती है, इसका ये मतलब कि खाने में कुछ ना कुछ आप ऐसा खा रहे हो जो आपको सूट नहीं करता। इसको लोग बोलेंगे टेस्ट करवा लो खाने का, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट होते हैं आजकल मार्केट में, बट वो टेस्ट में भी सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसको जानने का एक ही तरीका है, वो है कि आप हिट एंड ट्रायल करते रहो कि आज मैं 15 दिन के लिए पहले दूध बंद करके देखता हूँ, फिर मैं 15 दिन के लिए गेहूँ बंद करके देखता हूँ, फिर हो सकता है मुझे ये, जैसे मेरे को कैसे पता चला था कि मेरा ये जो फ्रूट्स होते हैं, कीवी करके जो एक फ्रूट आता है, वो मैं बहुत खाता था बीच में, तो मुझे ऐसे यहाँ पे जलन होने लग जाती थी फेस के अराउंड और अनईजी सा लगता था। तो मैंने कीवी बंद करके देखा, फिर मैंने वापस एक दिन खा के देखा तो मैं समझ गया कि कीवी की वजह से हो रहा है, मतलब आई एम एलर्जिक टू दैट फ्रूट। ऐसे ही पता लगाना पड़ेगा आपको। और ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो आपके हिसाब से कंज्यूम करने चाहिए, और या तो कौन से ऐसे फ्रूट्स है जो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए ताकि कुछ ना कुछ डिजीजेस अवॉइड हो सके? यार फ्रूट्स तो सारे खाने चाहिए। देखो हमें ना बोलते, डॉक्टर भी आपको एडवाइस करता है कि फ्रूट्स खाओ, सब बोलते हैं फ्रूट्स खाओ, बट रियल में आपने कितने लोगों को देखा फ्रूट्स खाते हुए? लोग नहीं खाते, लोग अवॉइड कर देते हैं। फ्रूट्स आर वेरी रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर सारे वाइटामिन मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी एप्पल और ऑरेंजेस बहुत आ रहे हैं, आप आराम से सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है। बट जैसे कुछ फ्रूट्स है, अभी एक बनाना है, तो अगेन एक बनाना 1.5 रोटी के आसपास कैलोरीज होती है एक बनाना के अंदर। तो ये मत करो कि मैं आपको बोलूँगा एक बनाना खा लो, तो उसकी बजाय आप है ना पूरे 2-4 बनाना खाने लग गए। या मैं आपको बोलूँगा फ्रूट्स खा लो, तो आप एक पूरा प्लेटर लेके आ गए जिसके अंदर 2 एप्पल है, एक बनाना है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है, और आप वही खा रहे हो और अपना मेन जो खाना है वो मिस कर दिया आपने, तो वो गलत है। फ्रूट्स को एज अ सप्लीमेंट समझ के खाओ कि मैं फ्रूट खा रहा हूँ तो इससे मुझे वाइटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, बट ये मेरा मेन मील नहीं है। मेन मील मेरा रोटी सब्जी, प्रोटीन का कोई सोर्स, चावल दाल, यही है। फ्रूट्स एज अ सप्लीमेंट मैं खाता हूँ। गॉट इट। एनी ऐसा कोई बेस्ट फ्रूट वगैरह वैसे? ऐसा कुछ नहीं है बेस्ट फ्रूट यार, मैं कभी किसी बेस्ट फ्रूट का बोलूँगा कि इसके अंदर ये मैजिक वो है, कुछ नहीं है। देखो पूरा जो आप दिन भर में खाते हो ना, वो चीज़ मैटर करता है। अगर मैं रोज़ एक एप्पल ही खा रहा हूँ, बट अगर मेरी पूरी डाइट ख़राब है तो वो एप्पल मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। बट अगर मैं रोज़ एक एप्पल खाता हूँ, साथ में मैं हरी सब्जियाँ भी खाता हूँ, मैं भिंडी भी खाता हूँ, मैं पालक भी खाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगने लगेगा कि वो एप्पल मुझे फ़ायदा कर रही है, जबकि वो एप्पल नहीं फ़ायदा कर रही है आपको। फ़ायदा जो दे रहा है वो पूरा जो आपका ओवरऑल डाइट है वो आपको फ़ायदा दे रहा है। तो मैं मेरी डाइट बताता हूँ, आप बताओ कि ये सही या गलत है। अगर गलत है तो इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं डायरेक्टली 10 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, और ये मेरे जिम ट्रेनर ने दिया हुआ है। तो 10 बजे मिल्क और ओट्स, तो इसमें आई थिंक कितने ग्राम, 50 ग्राम या 80 ग्राम के ओट्स होते हैं, और मिल्क होता है कुछ 300 या 400 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर मेरे हिसाब से। फिर 1:30 बजे मैं लंच करता हूँ। लंच में 4 रोटी खाता हूँ और कोई एक सब्जी खा लेता हूँ, एंड उसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि दही चावल खाना है। 5 बजे ब्राउन ब्रेड विद चीज़, एंड देन 8 बजे डिनर में भी नॉर्मल सब्जी रोटी, 4 रोटी एंड देन सब्जी, एंड देन मैं 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक है। तो आप बताओ कि ये डाइट कैसा है और इसमें क्या सुधार करना चाहिए? जैसा मैं ट्विटर पे बोलता हूँ, प्रोटीन किधर है? आपने प्रोटीन तो कहीं खाया ही नहीं सोर्स। हाँ, आपको क्या लगता है आपकी डाइट में कहाँ पे प्रोटीन था इसमें? पता नहीं, इसमें प्रोटीन नहीं है एक्चुअली। आपको कुछ ऐसा ट्रेनर ने बोला? सब्जी रोटी में पनीर की सब्जी होती है काफ़ी बार, तो उसमें प्रोटीन आ जाता है। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप 50 ग्राम ओट्स खा रहे हो, आप कह रहे हो 50 ग्राम ओट्स में लगभग आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल गया। ठीक है, आप उसके साथ 300 ml दूध ले रहे हो, 100 ml में 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। 9 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे अपने को मिल गया। ठीक है, 4 रोटी खाई आपने, 4 रोटी में आपको एक रोटी में करीब 3 से 4 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो 12 ग्राम वहाँ मिल गया। रोटी के साथ आपने क्या खाया? पनीर की सब्जी। पनीर मैक्सिमम आपने खाया होगा 100 ग्राम, उससे ज़्यादा पनीर तो एक सिटिंग में खाना इजी नहीं है। 100 ग्राम पनीर में आपको मिला 18 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, स्नैकिंग में आपने क्या? ब्राउन ब्रेड और चीज़ में आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, कुछ 10-12 ग्राम के आसपास। ब्राउन ब्रेड में आपको मिलेगा 4-5 ग्राम के आसपास। प्रोटीन तो सब में ही आ गया ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ टोटल।
शाम को आप कह रहे हो वापस आपने क्या खाया था? सब्जी रोटी सब्जी रोटी या खिचड़ी वगैरह वैसे। खिचड़ी खा लिया, चलो मान लेते हैं उसमें टोटल 10 ग्राम 12 ग्राम प्रोटीन मिल गया। ये टोटल मिला के 50 भी नहीं हुआ। प्रोटीन आपको 100 ग्राम खाना है। 100 ग्राम में क्यों बोल रहा हूँ, देखो 100 ग्राम में से बॉडी को जो लगेगा वो तो 80 ग्राम ही है। अगर आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखोगे या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस देखोगे या कोई भी जो भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी गाइडलाइन देखोगे, सब बोल रहे हैं कि अपना RDA जो होता है, जो आपका रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है कि इतना प्रोटीन तो आपको खाना ही है, वो स्टिल रिकमेंड करते हैं 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब आपका वेट अभी 65 है अगर, तो 65 ग्राम तो आपको तब खाना है जब आपको माल न्यूट्रिशन से अवॉइड करना है। ये गाइडलाइंस किसके लिए निकालते हैं कि हम अगर किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को जिसको दिन भर में खाना नहीं मिलता या सरकार कोई स्कीम चला रही है, तो वो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कीम बनाती है कि अगर हम किसी गरीब बच्चे को खाना दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, मिड डे मील जैसा कुछ सिस्टम है, तो इतना प्रोटीन तो बच्चे के पास जाना चाहिए। अब आप अंडर प्रिविलेज्ड हो या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। आप तो प्रिविलेज्ड हो, हम एक अच्छी फैमिली से आते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा रहे? जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा 1.5 to 2 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। आप 65 क्यों, आपको लगभग 100 से 120 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, मैं आपको बोलना चाहूँगा, 1 महीना करके देखो। तो क्या क्या चेंज करूँ मैं मेरी डाइट, बताओ। आप सुबह आपने ओट्स खाए थे दूध के साथ, उसके अंदर आप एक स्कूप वे प्रोटीन मिला सकते हो। एज अ वेजिटेरियन मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पे 24 ग्राम प्रोटीन और ऐड हो गया सीधा सीधा। आपने बीच में बोला दही चावल आप खाना चाहते हो, तो उस दही को रिप्लेस करके कोई भी ग्रीक का हाई प्रोटीन योगर्ट आता है उससे रिप्लेस कर दो, सिंपल। तो वहाँ पे सीधे सीधे 20 से 22 ग्राम प्रोटीन और इंक्रीज़ हो गया। शाम को आप कह रहे हो कि खिचड़ी वगैरह जो खाते हो या फिर दाल चावल खा रहे हो, तो उसमें चावल कम करके दाल की कटोरी 2 से 3 कर दो, तो थोड़ा दाल का प्रोटीन भी हमें मिल जाएगा। शाम को जो आप कह रहे हो ना कि ये चीज़ सैंडविच आप खाते हो ब्राउन ब्रेड के, उसके अंदर बीच में जो चीज़ लग रहा है उसकी जगह टोफू की स्लाइसेस लगा दो, तो टोफू से आपको वहाँ 16 से 20 ग्राम प्रोटीन और मिल जाएगा। और दिन में जो आप पनीर खा रहे हो, उस पनीर को रिप्लेस कर लो फैट पनीर ले आओ। आजकल काफ़ी सारी ब्रांड्स लो फैट पनीर प्रोवाइड कर रही है मार्केट में। लो फैट पनीर को आप 100 से 150 ग्राम खाओ, तो फैट भी ज़्यादा नहीं जाएगा और प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। तो चीज़ नहीं खाना चाहिए क्या? लो फैट चीज़ मिल रहा है तो खा लो, मगर चीज़ अगेन इज़ हाई इन सैचुरेटेड फैट्स। टेस्ट के लिए खाना है कभी कभी, इट्स फाइन, बट चीज़ एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन आई वॉन्ट रिकमेंड। लो फैट चीज़ क्या होता है? चीज़ अगर आप 100 ग्राम चीज़ की बात करोगे ना, चीज़ का पैकेट उठा के पीछे पड़ोगे, 100 ग्राम चीज़ के अंदर तकरीबन 22 ग्राम फैट होता है और कुछ 16 से 18 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप देखोगे चीज़ के अंदर फैट ज़्यादा है प्रोटीन से। लो फैट के अंदर यही चीज़ 8 से 10 ग्राम ही रहेगा आपको। अच्छा। लो फैट के अंदर ये जो चीज़ रहेगा उसके अंदर जो फैट रहेगा वो 8 से 10 ग्राम ही रहेगा। मैंने ऐसा भी कुछ सुना था कि ज़्यादा चीज़ खाने से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा भी सही है? चीज़ के अंदर जो फैट होता है दैट इज़ हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, और सैचुरेटेड फैट्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो रिकमेंडेशन है वो ये कहते हैं कि आपकी ओवरऑल जो कैलोरीज है वो 5% से 10% के बीच ही रहनी चाहिए, जो सैचुरेटेड फैट से आती है। तो चीज़ के अंदर जो फैट है या डेयरी का जो भी फैट है, पनीर का जो फैट है, अंडे का जो फैट है, ये सारा फैट सैचुरेटेड फैट्स में बहुत हाई होता है। तो खाना चाहिए, सब लोग खाते हैं, बट ट्राई करो जितना मॉडरेशन और लिमिट में रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो इसमें भी एक बात बताओ, लेट्स से अभी बहुत सारे आपने एग्जांपल्स दिए डिशेस के, एंड पनीर आपने बताया कि उससे भी प्रोटीन्स मिलते हैं। मैंने आपका एक रील भी देखा था जहाँ पे आपने बताया था फ्रेश पनीर वर्सेस फेक पनीर। तो कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये पनीर सही है नहीं है? जैसे पनीर पे भी बहुत सारे, घर पे एक बनता है जो दूध के थ्रू बनता है, फिर कोई बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं, पनीर के काफ़ी सारे ब्रांड्स भी है। तो क्या होता है, लाइक कौन सा पनीर लेना चाहिए? मैं एडवाइस करूँगा आपको कि मार्केट के अंदर अगर कोई लोकल डेयरी है जिस पे हमें पता है कोई फूड इंस्पेक्शन नहीं होता, हमें पता है कि यहाँ पे FSSAI का कोई आके चेक नहीं कर रहा, वहाँ से पनीर मत खरीदो। हो सकता है वो पनीर आपको देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, बिल्कुल वाइट हो, बिल्कुल स्पॉन्जी हो, क्रीमी हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो, पर वो पनीर फेक हो सकता है। और आजकल रेस्टोरेंट्स में, आजकल होटल्स में, मिठाई की दुकान पर, सब जगह सब अपना प्रॉफिट बनाने में लगे। वो पनीर
ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्राइस पे मिलता है ओरिजिनल पनीर के। तो कोई क्यों ना खरीद के वो आपको खिलाएगा। सारे रेस्टोरेंट्स यही कोशिश करते हैं ना कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बने, कोई आपके हेल्थ की चिंता थोड़ी करता है। इसलिए कोशिश ये करो पनीर बाहर तो खाना ही नहीं है। दूसरी बात, घर में खा रहे हो तो अच्छी ब्रांड का पनीर अगर आप ले रहे हो, अच्छी ब्रांड्स के अगर मैं नाम ले सकता हूँ तो जैसे अमूल हो गया या आईडी हो गया या फिर ये मिल्की मिस्ट हो गया, पुणे के अंदर गोवर्धन, चितले, ये सब ब्रांड अच्छी नोन ब्रांड है, सब सर्टिफाइड है FSSAI से, सबके पास हमें पता है कि इनकी सालों की एक रेपुटेशन है। वहाँ से आप ट्रस्ट करके पनीर ले सकते हो, आराम से खा सकते हो। घर में अगर निकाल रहे हो तो ट्राई करो जो आप ब्रांडेड दूध खरीदते हो उसी का पनीर निकालो। अगेन आप लोकल डेयरी से दूध खरीद रहे हो और आपको पता नहीं है उस दूध में पानी कितना है या फिर आपको पता नहीं है उस दूध में उसने क्या मिलाया, तो अगेन उसका जो बाय प्रोडक्ट आप जो पनीर बना रहे हो वो भी खराबी है आपके लिए। हाउ डेंजरस इज कंज्यूमिंग दैट सॉर्ट ऑफ पनीर देन? सो वो पनीर जो फेक पनीर बनता है ना वो पाम ऑयल से बनता है, और अगर पाम ऑयल है वो तो इट्स रिच इन ट्रांस फैट्स। वो पाम ऑयल आपको अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है और हार्ट अटैक की तरफ पुश कर सकता है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई फेक पनीर? यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। यही तो प्रॉब्लम है, देख के समझ ही नहीं आता, खा के भी समझ नहीं आएगा टेस्ट में कि नकली पनीर है। तो फिर तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब मिस सेलिंग हो सकती है, स्कैम्स वगैरह हुई थी। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कितने मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोज ऑफ पनीर पकड़े गए थे। कहाँ पे? मैंने महाराष्ट्र में एक न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे पकड़ा गया था। फिर मैंने गूगल पे जाके और सर्च करा कि ऐसे पनीर कहाँ पे पकड़े गए। लाइक गूगल में मैंने टाइप करके देखा फेक पनीर कॉट बाय इंडियन पुलिस और इंडियन फूड इंस्पेक्टर्स एंड ऑल। तो इंदौर में एक केस मिला मुझे, गुड़गांव में एक केस मिला। तो ये केसेस तो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुए छोटे मोटे शहर हैं वहाँ का तो हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है। Lot of young kids also consume these energy drinks like Sting, Red Bull and all. How effective are these in order to just stay very energetic? आपको रीज़न जान के हैरानी होगी कि लोग ये क्यों कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको मोबाइल गेमिंग करना है। मतलब मोबाइल दे प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ऑफ फोन। उनको बच्चों को पता लग गया कि स्टिंग पीने से, स्टिंग की जो एक बॉटल होती है वो रेड कलर की, या फिर हम रेड बुल की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 कप ऑफ कॉफ़ी का कैफीन एक साथ होता है, बहुत सारी शुगर के साथ। उन बच्चों को एकदम से वो पीते ही आती है फुल एनर्जी। अब उनको लगता है ये एनर्जी हम यूटिलाइज कर ले फ़ोन गेमिंग में, क्योंकि दिन भर बच्चे आजकल स्क्रीन पे बैठे हैं, बाहर तो बहुत कम बच्चे दिखते हैं मुझे खेलते हुए आजकल, तो वो उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ साइड इफ़ेक्ट। ना तो उसको सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, दूसरी बात वो ड्रिंक्स बहुत हाई इन शुगर है और उनका कैफ़ीन भी रेगुलेटेड नहीं है। बच्चे को अगर मैं 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे की बात करूं तो उसको इतना कैफ़ीन का रिक्वायरमेंट नहीं है। उनकी डोसेज बहुत कम है कैफ़ीन की और वो अननोइंगली 2-3 बॉटल कंज्यूम कर जाते हैं दिन के। उनको फिर एंग्जाइटी होने लगती है, हार्ट पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता क्यों नहीं हो रहा। और अगर आप 4 बजे बाद ये सब ड्रिंक्स पी रहे हो तो कैफ़ीन को डाइजेस्ट होने में बॉडी में 6 घंटे से ज़्यादा लगता है, तो उन बच्चों को नींद नहीं आती, नींद ख़राब हो रही है। अब क्या नींद ख़राब हो रही है, रात को आपकी नींद सही नहीं हुई, अगले दिन आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, आप वापस ये ड्रिंक पियोगे एनर्जेटिक फील करने के लिए, वापस आपका वही सर्कल में फंसते जाओगे कि आपकी बार बार नींद ख़राब हो रही है, बार बार आप ऐसी ड्रिंक्स पी रहे हो। तो इसलिए अगर आपका बच्चा या आप किसी को देखते हो स्टिंग या रेड बुल पीते हुए, प्लीज़ उनको मना करिए, बिल्कुल हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो फिर ये जो ब्रांड्स भी मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक है, मतलब इससे तुमको एनर्जी मिलेगी, प्लस इन्होंने हमेशा मार्केट ऐसे किया है कि अगर आपको लो फील हो रहा है, अगर आपको काम एकदम अच्छे से करना है तो ये ड्रिंक्स पीनी चाहिए। जैसे मुझे भी याद है जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं CA की एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ता था, तब मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो ये एनर्जी ड्रिंक्स लेते थे एंड देन पढ़ाई के लिए जाते थे, ताकि उनको ऐसे लगे कि हाँ अभी मैं एनर्जेटिकली पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये सब गलत है। मतलब देखो, अगर आप इसको रेगुलेट करके पी रहे हो, जैसे हमने अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने ब्लैक कॉफ़ी पिया था, कैफ़ीन लिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता है मेरे को पॉडकास्ट करना है, मेरे को बोलना है, एनर्जी दिखना है कि मैं अच्छे से बोल रहा हूँ सब चीज़ें। बट अगर मैं रैंडमली, मेरा कोई काम नहीं है और मैं पी रहा हूँ ऐसे बैठ के, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग कैफ़ीन? किस लिए ले रहे हो आप? अगर वो जो स्टूडेंट्स है, अगर वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं अच्छे से, मैं उनको एडवाइस करूँगा एनर्जी ड्रिंक्स ना ले, वो कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी के बेनिफिट्स है, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, 0 शुगर 0 कैलोरीज, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी। कैफ़ीन के फ़ायदे मिलेंगे, कॉफ़ी का भी फ़ायदा मिलेगा, लिवर के लिए अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। बट
अवॉइड करो कि ये जो शुगर वाली ड्रिंक्स है जिसमें आप कैफ़ीन भी ले रहे हो साथ में। अगेन अगर मैं एक स्टिंग की बॉटल की बात करूँ तो उसके अंदर 1.5 से 2 रोटी के बराबर की कैलोरीज होती है। अननेसेसरी आपने वो भी ले लिया तो फैट भी बढ़ रहा है आपका, और उस एनर्जी का क्या कर रहे हो आप, फिर वेस्ट जा रही हो। तो कोई ऑल्टरनेट ड्रिंक्स ब्लैक कॉफ़ी के अलावा जो वो ले सकते हैं? या चाय कॉफ़ी, मेरे लिए तो मेरी एडवाइस रहेगी चाय कॉफ़ी तक ही स्टिक करो। अननेसेसरी मत जाओ किसी ड्रिंक्स में, यू डोंट नीड इट। आपको ऐसा लगता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हो, बट बाद में जब वो एनर्जी डाउन होती है तो आपको फिर लो फील होता ही है। ऐसे कौन से सॉफ्ट ड्रिंक्स है और या तो हार्ड ड्रिंक्स भी है जो हाँ हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है? अपने स्टिंग और रेड बुल की बात की, बट इसके अलावा और कौन से? कोई भी ऐसी ड्रिंक है ना जिसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज है, बहुत सारी शुगर है, और वो आपको ईजीली कंज्यूम करने में बहुत एक्सेस में आ रही है। मतलब ईजीली कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी और पी गया, बहुत ईजी हो गया वो। अगर मैं सिंपल एक कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ, एक कैन की बात करूँ, तो उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 रोटी के बराबर कैलोरीज होती है। कितना ईजी है मेरे लिए वो कैन कंज्यूम करना, मैं एक बार में पी जाता हूँ। तो उसको अवॉइड करें। अब आपने बात करी हार्ड ड्रिंक की, हार्ड ड्रिंक में आई एम अज्यूमिंग आप अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हो। अल्कोहल तो आपने मेरे ट्वीट्स देखे होंगे या जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम रील्स देखी होगी। अल्कोहल के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं पहले बहुत अल्कोहल पीता था जब मैं फ़िटनेस में नहीं था। मैं फ़िटनेस में आने के बाद भी अल्कोहल पीने लगा क्योंकि मैंने कई आर्टिकल पढ़ लिया था कि कभी कभी पीना चलता है। मैं उस माइंडसेट में था। फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बीच में बहुत फेमस हुआ था कि वाइन पीने से आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है, कि रेड वाइन पीने से आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा यार बढ़िया है, वाइन पीते। मैं वर्कआउट भी करता था, ये भी करता था। फिर मैं किसी डॉक्टर्स की मैंने स्टडीज़ पढ़ी, फिर देखा कि मैंने कहा अल्कोहल तो यार सही में बहुत हार्मफुल है। मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसी गलतियाँ भी करी है। जब मैं इनिशियल कोच करता था लोगों को, मैं लोगों को बोलता था कि आप अल्कोहल काउंट करके पी सकते हो, कि एक अल्कोहल में 70 कैलोरीज होती है, एक पैग में 60 ml 30 ml के पैग में, कि काउंट करके पी लो, एक रोटी कम खा लेना, अल्कोहल पी लेना अगर आप पीते हो तो। मगर अब मैं मेरे क्लाइंट्स को क्लियरली बोलता हूँ, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ अल्कोहल। आप पीते हो अल्कोहल तो आप अंदर ये बात मान लो कि आप गलत रास्ते पे हो और ये गलत चीज़ है। अब ये गलत चीज़ आपकी हेल्थ के लिए भी है और सोशल इश्यूज़ के लिए भी है, कि आप उसको पीकर लड़ाई झगड़े करोगे, उसको पीकर आप ड्रंक ड्राइविंग करोगे, आप अब्यूज़ करोगे, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, वो सब तो फैक्टर सही। बट एक भी ड्रॉप अल्कोहल का आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाती, वो नुकसान ही पहुंचाएगी। अल्कोहल का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि वो आपके लिवर को ख़राब करती है, आपकी किडनी को ख़राब करती है, आपके हार्ट हेल्थ को ख़राब करती है। बट यहाँ पे एक सैडनिंग थिंग ये है कि इंडिया में अब अगर आप अल्कोहल का मार्केट देखोगे, वो बूम हो रहा है। आप गुड़गांव में जाओगे, कभी दिल्ली एनसीआर देखोगे तो वहाँ बड़े बड़े मॉल्स खुल गए अल्कोहल के, अट्रैक्टिव मॉल्स फुल लाइटिंग के साथ। लोग वो आपको बुलाना चाह रहे हैं कि आओ हमारे से अल्कोहल ख़रीदो। और पहले जो हमारी फैमिलीज़ में होता था कि हम अपनी मम्मी पापा के सामने बैठकर अल्कोहल का नाम भी नहीं ले सकते थे, आज की तारीख में हो रहा है कि बच्चे साथ बैठकर दारू पी रहे हैं पेरेंट्स के। उनको लगता है बहुत ही ओपन चीज़ हो गई है, हमारे पेरेंट्स के साथ हम मिलजुल गए हैं इसलिए। बट तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो रही है यार, तुम्हारे पेरेंट्स की तो हो ही रही है, वो तो ओल्ड एज में पी रहे हैं तो उनको तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या इसके इफ़ेक्ट्स क्या है हेल्थ पे अल्कोहल के? अल्कोहल टाइप 1 कार्सिनोजन है, जो इंटरनेशनल रिसर्च होता है, रिसर्च ऑफ कैंसर, उसके अंदर उन्होंने उसको टाइप 1 में डाल रखा है, ग्रुप 1 के अंदर डाल रखा है। मतलब डेफिनेटली अल्कोहल से कैंसर होता है। अच्छा, इट्स अ डेफिनेट थिंग, इट्स अ प्रूवन थिंग। और उन्होंने ये भी बोल रखा है साथ में कि अल्कोहल का कोई सेफ कंजम्पशन लिमिट नहीं होता, कि आप कोई बोलोगे ना यार 10 ml तो चलता है, या एक बियर का बॉटल तो पाइंट तो चलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहल एक ड्रॉप भी अगर आपके साथ अंदर जा रहा है तो वो आपको कैंसर से ले तक छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, स्किन प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, हेयर लॉस होगा, एक्ने ब्रेक आउट होगा, आपका एंडोरेंस लेवल गिरेगा, स्टेमिना ख़राब होगा, आपका प्रोटीन डाइजेशन ढंग से नहीं होगा, लिवर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा। अल्कोहल के तो इतने सारे नुकसान है, मतलब उसके बारे में तो कोई भी कभी भी गूगल करके पढ़ सकता है। इसलिए अगर आप अल्कोहल पीते हो तो उसको कोशिश कर दो, बंद कर दो। अगर आपको लगता है अल्कोहल से आपका एडिक्शन हो चुका है कि आपको वीकेंड पे अब तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका दिन नहीं निकलता, तो प्लीज़ टेक हेल्प। मतलब दिस इज़ अ कॉलिंग। बट एक बात बताओ, इसमें तो अभी आई मीन
जैसे अभी मैं भी इधर रहता हूँ मुंबई में, लाइक आई मीन 90% ऑफ माई फ्रेंड्स और एवरीवन हु आई मीट दे कंज्यूम अल्कोहल. सो डिस्पाइट नोइंग दीज दे स्टिल आर कंज्यूमिंग. इट्स लाइक अटैकिंग देमसेल्व्स. ऐसे ही हो रहा है क्या? मैं भी वही करता था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं सबसे पहले मेरा ही एग्जाम्पल दिया, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता कि तुम ये क्या कर रहे हो. बट आपके जैसे बहुत कम लोग हो गए ना जो ये पढ़ने के बाद एक्शन ले लेंगे, राइट? सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ में. मुझे पता है कि मैं अगर मिठाई का पीस खा रहा हूँ तो मुझे कितना नुकसान कर रहा है, और मुझे पता चल गया था कि मैं अल्कोहल अगर 30 ml भी पी रहा हूँ, वो एक छोटे से बस के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए, दोस्तों के साथ डांस करने के लिए, शादी पार्टी में एंजॉय करने के लिए, उससे मुझे लॉन्ग टर्म कितना नुकसान हुआ है. इसलिए मैंने अभी तो बिल्कुल 2 साल से मैंने अल्कोहल टच भी नहीं करा है. मैंने एक ड्रॉप भी टच नहीं करी है. अभी भी मेरा सेम ग्रुप है, सेम दोस्त है, उनमें से कुछ दोस्तों ने छोड़ दिया है, कुछ अभी भी पीते हैं. मतलब कुछ लोग मुझे बोलते हैं तू अब जज करने लग गया हम दारू पीते तो मैंने कहा जज करने की बात नहीं है, तुम्हें भी पता है नुकसान करती है, तुम मेरे दोस्त हो, मतलब हमारी दोस्ती तो बनी हुई है. ऐसा नहीं है कि मैं तुम अल्कोहल पीते हो तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगा. बट इफ़ यू एवर नीड हेल्प आई एम देयर, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे छोड़ी है. कैसे कैसे छोड़ी थी? मेरे लिए डिफ़िकल्ट था छोड़ना, क्योंकि देखो क्या फ्रीक्वेंसी पे आप कंज्यूम करते थे? एवरी वीकेंड. और वो कंजप्शन वैसा था कि मतलब फिर लॉस्ट होके वो नहीं हो, अगले दिन ही आँख खुल रही है कि अब तो इतना पी लिया कि होश ही नहीं था. अच्छा. तो मैंने ऐसे छोड़ा कि धीरे धीरे मैंने जब फर्स्ट मंथ क्विट करा था तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि यार मेरी सोशल लाइफ ख़त्म हो रही है. मेरे दोस्त लोग इतना इन्जॉय कर रहे हैं पार्टीज़ में और मैं ऐसे जोन आउट होकर साइड में बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अल्कोहल पीने से ही मुझे किक मिलता है. मुझे एक डांस का, फन का क्विक किक होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल फ्री हो गए दिमाग से, वो अल्कोहल पीने से ही होता है. बट वो 1-2 महीने वैसा रहता है. कुछ कुछ लोगों के लिए वैसा 3-4 महीने भी रह सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सब खत्म हो रहा है, डिप्रेसिव सा लग रहा है. बट फिर एक फेज़ आता है जब आपको लगता है कि यार ये लोग अल्कोहल के नशे में है और मैं सोबर हूँ, इवन आई कैन एन्जॉय. देन धीरे धीरे तुम इसको अडेप्ट करने लगते हो, और आपकी सोशल लाइफ एक बार फिक्स हो गई तो फिर आपको ऐसा नीड नहीं लगेगा कि यार अल्कोहल पीना पड़ेगा. ये तो सोशल इश्यू हो गया. मैं ये नहीं मानता कि मुझे एडिक्शन था. अल्कोहल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपनी कंट्री में. हम आज लोकल न्यूज़पेपर आप उठा के देखोगे तो रोज़ कोई ना कोई मिलेगा कि इसने अल्कोहल के एडिक्शन में इसकी डेथ हो गई, ये मर गया, ओवर कंज्यूम कर लिया था. दोस्तों की शादियों में या फिर ऐसी पार्टीज़ में कई बार होता है कि कुछ यंगस्टर्स एक बार में इतनी पी लेते हैं कि उसी रात उनकी डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से. What are you saying? अल्कोहल का ये बहुत बड़ा रिस्क है कि कई आपको पता नहीं है आपकी बॉडी कितना झेल सकती है, और आप एक्सेस में इतना पी जाते हो कई बार कि उसी रात आप मर जाते हो. बाप रे. तो देयर इज़ नो सेफ लिमिट. आई विल से दैट अगेन कि आप अगर से ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं तो 2 बॉटल झेल सकता हूँ, मैं 3 बॉटल झेल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता. अब देहरादून एक्सीडेंट हुआ था अभी रिसेंट में, आपने सुना होगा. नहीं, क्या हुआ था इसमें? जिसमें 6 बच्चे मर गए हाईवे पे. वो तेज़ गाड़ी चला रहे थे 150 की स्पीड से, और 6 के 6 बच्चे उसके अंदर थे, पार्टी करके आ रहे थे. तो उनका एक वीडियो लीक हुआ था पार्टी से पहले का. मतलब उस वीडियो के बारे में मेरे को बात करना पसंद नहीं है क्योंकि उनका प्राइवेट मूवमेंट था, बट किसी ने लीक कर दिया कि वो सब बच्चे दारू पी के बैठे थे. अब मैंने उसके बारे में ट्वीट करा कि ये सब अल्कोहल की वजह से हुआ है. तो लोग बोलते हैं अल्कोहल की वजह से नहीं हुआ, वो गाड़ी तेज़ चला रहे थे इसलिए हुआ. तो मेरा ये कहना था कि वो गाड़ी तेज़ क्यों चला रहे थे, क्योंकि उन्होंने अल्कोहल पी रखी थी. उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर था, जो उनका डिसीजन था कि आज गाड़ी मुझे 100 से ऊपर नहीं चलाना, वो अल्कोहल ने ख़राब कर दिया. अल्कोहल पीने के बाद जोश नहीं आ जाता वो बॉडी के अंदर कि आज तो मैं गाड़ी चलाऊँगा. तो उन्होंने वही करा, 100 क्यों, मैं 150 पे चलाऊँगा. दे मेट विद एन एक्सीडेंट. और ऐसा इंडिया में रोज़ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं अल्कोहल की वजह से. वी कीप हियरिंग. आई थिंक वो पुणे में भी ये केस हुआ था ना. पुणे में जो पोर्शे वाला केस हुआ था, वो भी यही मतलब वो भी यही था. बच्चा था वो तो 17 साल का, वो अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहा था. राइट. लोग इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत बड़ी लॉबिंग है इसके पीछे. सरकार भी कुछ नहीं कर रही है क्लियरली. मतलब दे आर तो अलाउइंग कि तुम और मॉल्स खोलो, कंज्यूम करो. उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है ना इससे. उनका तो रेवेन्यू है ना, गुटखा, अल्कोहल, सिगरेट, सब उनका रेवेन्यू है. बट देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बैन हो इंडिया में, नहीं तो हम एक रेग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ जाएंगे. बट आप देखोगे गुजरात में अल्कोहल बैन है तो वहाँ अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट सबसे कम होते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस भी वहाँ सबसे कम होता है. तो कुछ तो फ़ायदा है बैन करने का. आपने बताया कि
अल्कोहल ऑल्सो अफेक्ट्स योर लिवर मेटाबॉलिज्म। तो मेरे को मेटाबॉलिज्म समझना ही था एक्चुअली। मेरे को मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि तेरा मेटाबॉलिज्म वीक है, तेरा या वेट गेन नहीं होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेटाबॉलिज्म? देखो, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेटाबॉलिज्म किसी का वीक और फास्ट और ये सब बोलने की बातें होती है। तुम अपने आप से अज्यूम करने लगते हो कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, तुम्हारा फास्ट है। मैं तो बहुत खाता हूँ, मेरा वेट गेन नहीं होता। मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूँ, मेरा वेट गेन ऐसे ही हो जाता है। मैं तो हवा खा के भी वेट गेन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? सिंपल कि आपकी बॉडी को जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, अभी मैं जैसे हाथ ऐसे करके बात कर रहा हूँ या यहाँ आने से पहले अपन ने हैंडशेक करा था, एवरीथिंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सब मेरी बॉडी सेट कर रही है, मेरा ब्रेन आप कुछ कमांड दे रहा है। सबके अंदर जो इंक्लूड एनर्जी होती है उसको हम एक पूरा पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जनरली क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इन जनरल आप देखोगे कि आपके ऐसे कुछ नोन फ्रेंड्स होंगे, कुछ कलीग्स होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत चलते हैं। उनको है ना, आप एक जगह खड़ा नहीं देखोगे, वो चलते ही रहेंगे ऑल द टाइम। कुछ ऐसे होते हैं जो सोफे पे बैठे रहते हैं दिन भर। तो जो बैठा है ना दिन भर, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो इसलिए उसको लग रहा है क्योंकि वो उतनी एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर रहा। और कुछ लोग जो हमेशा बजिंग में रहते हैं कि हमेशा हिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, चलते रहेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट है क्योंकि वो हमेशा एनर्जी निकाल रहे बॉडी से। वॉकिंग के फॉर्म में निकाल रहे हैं, बात करने के फॉर्म में निकाल रहे हैं, इधर उधर एक्टिविटीज़ में निकाल रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म सिंपल यही है। बस आपको ये देखना है कि आप जो खा रहे हो वो आप अच्छे से खा रहे हो काउंट करके या नहीं खा रहे हो, या फिर आप अननोइंगली आपको लग रहा है कि मैं बहुत खा रहा हूँ, बट इन रियलिटी जब आप पेपर पेन लेके बैठोगे तो आपको लगेगा यार मैंने तो बहुत कम खाया। और जो लोग ये बोलते हैं कि मैंने सिर्फ हवा खाई और मेरा वेट गेन हो गया, वो लोग भी रियलाइज़ नहीं करते कि तुम जो हफ्ते भर में जो वीकेंड पे स्नैकिंग कर लेते हो, एक्स्ट्रा आउटिंग कर लेते हो, उन सब मिला के हफ्ते भर की जो आपकी डाइट है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, फिर में मेरा वेट बढ़ गया। तो यू रिकमेंड एवरीवन की मेजर करके खाना चाहिए? मैं रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट अपने लाइफ के 2 महीने तो हर चीज़ मेजर करके खाओ। मेरे टीम में जो कोचेस है या मैं एज अ कोच, मैं सबको पहले कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है तो क्लियरली बोलता है यार मेजर करके कौन खाएगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है। मैं बोलता हूँ आप 15 दिन से 2 महीने 15 to 60 डेज सब भूल जाओ। बस ये 60 डेज़ मुझे दे दो कि आपको हर चीज़ मेजर करके खानी है। जिस दिन आप मेजर करना समझ गए ना, उसके बाद वो 60 डेज़ बाद तो क्या होगा, जैसे थाली आपके सामने आएगी आप देखते समझ जाओगे यार इसके अंदर 50 ग्राम राइस है, इसके अंदर 30 ग्राम दाल है, इसके अंदर इतनी सब्जी है, अब मुझे कितना खाना है, मैं 50 ज़्यादा लग रहा है मैं इसको 40 कर देता हूँ। वो देख के समझ में आने लगता है। और मैं लोगों को भी बोलता हूँ भाई तुम अपनी गाड़ी में जब मेजर करके पेट्रोल डलवा सकते हो तो अपनी बॉडी में खाना मेजर करके क्यों नहीं खा सकते? इसमें इतना डिफ़िकल्ट क्या है? और ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ करना है, रोज़ उन लोगों को करना पड़ता है जो स्टेज पे जा रहे हैं, वो मस्कुलर बॉडी शूट्स वगैरह करवा रहे हैं, उनका समझ में आता है। सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि उनको फ़ोटो शूट करवाना है, उनकी मूवी का शूट है, तो उनको थोड़ा सा इसके लिए बहुत ज़्यादा वो रहना पड़ता है कि मैं एक एक कैलोरी गिन के खाऊं। मगर ऐसा जनरल पॉपुलेशन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 15 दिन से लेकर 2 महीने तक 60 डेज़ तक हर चीज़ मेजर करके खाओ। वेइंग स्केल ख़रीद लो, एक 200-250 रुपये की आती है अमेज़ॉन पे, एक बार कर लो। आपको एक बार आइडिया हो गया ना कि ये 50 ग्राम राइस है, 100 ग्राम राइस है, ये 30 ग्राम दाल है, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह भी एंडोर्स करते हैं एंड वो भी अलग अलग डाइट प्लान्स बताते हैं। कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ है जो गलत प्रोडक्ट्स एंडोर्स कर रहे हैं या तो कुछ सही नहीं हो रहा है? देखो मैं एक बहुत बड़ा रिवील करूँगा यहाँ पे, मैं उस क्रिकेटर का नाम नहीं लूँगा। वो MLM स्कीम का एक बहुत फेमस शेक है, वो बेचता है। MLM इज मल्टी लेवल मार्केटिंग का, सबको बेचता है। उस शेक की वजह से काफ़ी लोग बीमार होते हैं और शेक की वजह से काफ़ी लिवर इंजरीज हुई है, किडनीज ख़राब हुई है लोगों की। मतलब प्रोटीन शेक? नो, इट्स अ मील रिप्लेसमेंट शेक। मील रिप्लेसमेंट? अच्छा, मतलब लंच ही नहीं है? वो कंपनी आपको बोलती है आप लंच वंच मत करो, आपको वेट लॉस करना है तो शेक पी लो। अच्छा। और वही सेलिब्रिटी एक ऐसा वो भी है जो पीछे से सब खाता है, लोगों को बोलता है कि मैं ये डाइट फॉलो करता हूँ, मैं तो इतना सीधा हूँ, मैं तो सिर्फ वीगन हूँ, मैं तो ये हूँ। तो मैंने जब उसके बारे में सुना था तो तब से मेरा भरोसा उठ गया सबके ऊपर से। मैंने कहा जो भी चल रहा है ना मार्केट में, सिर्फ सामने दिखावा चल रहा है। रियल में कौन क्या खाता है, सबकी लाइफ पीछे बिहाइंड द कैमरा इट्स अ टोटल डिफरेंट लाइफ स्टाइल। तो जो भी यंग ऑडियंस आती है वो है ना, हमेशा मेरे पास अगर 18 से 25 साल के बीच में कोई आता है ना मेरे पास कस्टमर, बच्चा आता है कोई कॉलेज में जाने वाला,
वो मुझे भिड़ते ही बोलता है जॉन अब्राहम जैसी बॉडी कैसे बनेगी, ऋतिक रोशन जैसे एप्स कैसे बनेंगे। मैं उनको बोलता हूँ भाई उनको एक मूवी करने का 80 से 100 करोड़ रुपए मिलता है। अब किसी को 80 से 100 करोड़ रुपए अगर मिल रहा है तो बाय एनी मीन्स, बाय टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, बाय टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड्स, वो लोग उसको अचीव करेंगे क्योंकि वहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगे उसके पीछे। तुम्हारी बॉडी कोई नहीं देखेगा, सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स मिलेंगे बस तुम्हें। तो अपनी बॉडी को सेलिब्रिटीज़ से कंपेयर मत करो, ना उनकी जैसे गोल्स रखो। सेलिब्रिटीज़ पीछे क्या कर रहे हैं, कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को बहुत फास्ट ट्रैक करने के लिए, वो चीज़ें आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, वो आपको बहुत हार्म करेगी। और दोज आर वेरी रिच पीपल यार, उन लोगों के पास दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट हॉस्पिटल का एक्सेस है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम अगर सोचोगे कि मैं उस सेलिब्रिटी जैसी डाइट फॉलो कर लूँगा, मैं उसकी जैसी ड्रग्स ले लूँगा। एक दो इंटरव्यू भी लीक हुए थे बीच में, जिसमें एक बहुत ही फेमस अभी एक मूवी आई थी पापा और बेटे के बीच में जो मूवी थी फेमस, उसके कौन सी, एनिमल या सो उस मूवी के एक एक्टर ने एक इंटरव्यू में गलती से बोल दिया था ड्रग का नाम, वो जो लेता है स्टेरॉइड। अच्छा, आजकल वो इंटरनेट पे कम देखने को मिलता है, बट 2015-16 में बहुत फेमस हुआ था वो क्लिप। तो मैं लोगों को ही बोलता हूँ कि इनके रियलिटी यही है, पीछे से ड्रग्स लेके बैठे हैं, तुम इनको क्यों आइडल बनाते हो। वेरी वेरी स्ट्रेंज। स्टेरॉइड्स का क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे? स्टेरॉइड्स का सीन ऐसा है, मैं आपको एक बेसिक स्टडी बताता हूँ। एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसमें 4 ग्रुप थे। एक ग्रुप को वर्कआउट करने को बोला, दूसरे ग्रुप को बोला कि तुम स्टेरॉइड्स लो और वर्कआउट करो, तीसरे ग्रुप को बोला कि तुम कुछ मत करो, और चौथे ग्रुप को बोला तुम स्टेरॉइड लो पर कुछ मत करो। जो स्टेरॉइड ले रहा था और कुछ नहीं कर रहा था ना, उसका घर बैठे बैठे भी मसल गेन हो गया। तो मतलब वो ऐसे काम करती है आपकी बॉडी में। अब आपकी बॉडी, आपका हार्ट जो है, आपका हार्ट एक नेचुरल है, हार्ट को इतना पता है, ब्रेन को इतना पता है कि मेरी बॉडी इसी स्पीड से ग्रो कर रही है, मेरे को अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। स्टेरॉइड्स क्या करेगा, आपका जो मसल मास है ना वो अननेसेसरी बढ़ाने लगेगा, आपका हार्ट उस चीज़ का लोड नहीं ले पाता। इसकी वजह से आजकल काफ़ी यंगस्टर्स मर रहे हैं डायरेक्ट जिम में वर्कआउट करते हुए। जिम में ही वर्कआउट करते, जिम में वर्कआउट करते हुए मरते हैं। क्या बात कर रहे हो? ब्लेम किसके ऊपर जाता है कि ये तो प्रोटीन खाता था इसलिए वर्कआउट करते हुए इसकी डेथ हो गई, बट तुम्हें असलियत नहीं पता। हाफ ऑफ देम आर ऑन स्टेरॉइड्स। मैं उस सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगा जिनकी अभी 2 साल पहले डेथ हुई थी एट द जिम, बहुत फेमस सेलिब्रिटी है साउथ के, बट इट वॉज क्लियर ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स एंड ऑल। आप बॉडी देख के पहचान सकते हो उनका कि ही वॉज टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। और आजकल आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे, हमारे इंडिया के मेडिकल स्टोर्स की खास बात यह है कि वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगते, आप जो ड्रग बोलोगे आपके हाथ में थमा देंगे। धड़ल्ले से स्टेरॉइड्स बिक रहे हैं। लास्ट वीक किसी ने ट्वीट डाला था, मुझे उस हैंडल का नाम नहीं पता, वो दिल्ली में जो फेमस ग्राउंड है जहाँ पे सब एथलीट्स प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो सुबह सुबह वो वहाँ पे 5 बजे गए, उन्होंने देखा कि वो एथलीट्स जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे उनको इंजेक्शन्स मिले बहुत सारे, कि हमारे इंडिया के एथलीट्स जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे जो ट्रैक एथलीट्स है, जो वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं या जो लॉन्ग जंप करते हैं, सब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सबके सब। और इसके साथ एड ऑन ये प्रॉब्लम आ गई है कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आ गए हैं जो आपको सिखाते हैं कि ड्रग्स कैसे लेते हैं, और इंस्टाग्राम पे उनको बैन नहीं कर रहा, इंडिया गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है उनके अगेंस्ट, जबकि देयर इज़ नो परफेक्ट वे और देयर इज़ नो सेफ वे टू कंज्यूम दीज ड्रग्स। अगर आपने एक बार भी ले ली तो ये आपको हार्ट अटैक दे सकती है, कैंसर दे सकती है, किडनी ख़राब कर सकती है, लिवर फेलियर हो सकता है, आपके बाल उड़ सकते हैं परमानेंटली, आप इम्पोर्टेंट हो सकते हो लाइफ टाइम के लिए, आपको गायनो हो सकता है। एक फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तरुण गिल, का नाम सुना होगा आपने। आप जो भी मेरी ऑडियंस देख रही है, तरुण गिल मतलब हमारे टाइम का 2008-9 से चलता हुआ आ रहा है, बहुत ही फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। वो आजकल सबको बता रहा है कि उसने स्टेरॉइड्स ली थी तो उसकी बॉडी कैसे ख़राब हो गई। वो अपनी ख़राब बॉडी लेके आता है कैमरे के सामने और लोगों को दिखाता है कि देखो कि मैं स्टेरॉइड्स ले रहा था, देखो मेरी बॉडी की हालत क्या हो गई। तो लोग क्यों लेते हैं स्टेरॉइड्स यूजुअली? सबको सोशल मीडिया लाइक्स चाहिए ना।
या तो सोशल मीडिया लाइक्स चाहिए या फटाफट बॉडी बनाकर टिंडर पे, हिंज पे, बम्बल पे मैचेस चाहिए। मतलब स्टेरॉइड्स का बेसिकली बॉडी बन जाती है एकदम फटाफट। जल्दी से फैट लॉस हो सकता है, जल्दी से बॉडी बन सकती है, शॉर्टकट्स है। जो काम आपको करने में साल भर लगेगा ना, वो 3 महीने में अचीव हो जाएगा। एक और मैं पॉडकास्ट देख रहा था, वहाँ पे 2-3 चीज़ें बताई थी। ये डिस्कस करना था कि आपका क्या ओपिनियन है इसमें। तो जैसे एक पॉडकास्ट में बताया था कि एक्सरसाइज प्लेज 0 रोल इन वेट लॉस। सो इज़ दिस ट्रू? नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे वेट लॉस करते टाइम, जैसा मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी बोला था, आपको लूज स्किन हो जाएगा, आपका मसल लॉस हो जाएगा। मसल लॉस होना मतलब वीक बोन्स हो जाना, आपकी बॉडी ऐसे, आपको लथार्जी फील होने लगेगा, आपका शक्ल बहुत वीक सी लगने लगेगी, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी। इसलिए आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो प्लीज़ वर्कआउट करो। अब वर्कआउट से मेरा मतलब ये नहीं है कि जिम जाना ज़रूरी है। घर में करो, रेजिस्टेंस बैंड से करो, डंबल से करो, स्क्वाट्स, लंजेस कुर्सी पे कर लो, पुशअप्स लगा लो, सपोर्टेड, कैसे भी कर लो, बट वर्कआउट ज़रूर करो। एक और चीज़ थी कि फ्रेंच फ्राइज आर इक्विवेलेंट टू कंज्यूमिंग 25 सिगरेट्स अ डे। इज दिस ट्रू? सो अगर वो फ्रेंच फ्राइज गंदे तेल में बने, जिसके अंदर वो तेल बहुत रीयूज़ हुआ है, काला तेल हो चुका है, तो वी कैन से वो फ्रेंच फ्राइज आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। अगर उस फ्रेंच फ्राइज में ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट डला है, तो आपकी डेली जो सॉल्ट की लिमिट होती है, अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो एक डिश के फ्रेंच फ्राइज में, तो भी वो आपके लिए ख़राब है। बट वो इस लेवल के ख़राब नहीं है कि आप उसको ये स्मोकिंग से कंपेयर करने लग जाओ। फ्रेंच फ्राइज बच्चों को पसंद है, महीने में 1-2 बार वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चों को क्या रोकोगे खाने के बारे में, और लिमिट में दो। आप उनको पूरा पैकेट क्यों देते हो उठा के फ्रेंच फ्राइज का, मैकडी का या किसी का? लिमिट में दो। आप 8-10 फ्रेंच फ्राइज आराम से खा सकते हैं सब। फिर एक और बहुत ज़्यादा वायरल रील हुआ था कि अंजीर आर नॉनवेज, वो जो ड्राई फ्रूट है अंजीर, तो वो नॉनवेज है क्या? उसमें वो उन्होंने बताया था बीच में जो वो होते हैं वो नॉनवेज होते हैं। सो पहले जैसे अंजीर को पॉलिनेशन करने के लिए उसके अंदर वास्प जाता था अंदर, वास्प जो इंसेक्ट होता है, और उसके पंख टूट जाते हैं तो वो अंदर ही अंडे दे देती है और वहीं मर जाती है। तो लोगों को लगता है कि ये तो नॉनवेज हो गया ना फिर, क्योंकि अंदर कीड़ा रह गया उसके। बट आजकल जो अंजीर आती है कमर्शियली मार्केट में जो अवेलेबल है, वो सब सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। मतलब उसका पॉलिनेशन में किसी भी इंसेक्ट का काम नहीं आ रहा, कहीं पे भी इंसेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। सब कंट्रोल फैक्ट्रीज के अंदर या कंट्रोल फार्म्स के अंदर, ग्रीन हाउसेस के अंदर उगाई भी रहती है। नथिंग टू वरी अबाउट। एक और है कि डायबिटीज़ हैपन ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर। सो इसके बारे में मैंने काफ़ी कंटेंट बनाया भी है। शुगर इज़ नॉट द डायरेक्ट कॉज ऑफ डायबिटीज़। अगर आपको लग रहा है कि आप वो जो 5 ग्राम शुगर अपनी चाय में मिलाते हो, या वो 5 ग्राम शुगर आप अपनी कॉफ़ी में लेते हो, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ को शुगर की बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका हिंदी नेम शुगर की बीमारी है, क्योंकि उसमें आपका जो इंसुलिन स्पाइक रहता है वो कांस्टेंट रहने लग जाता है, जिसमें ग्लूकोज आपका हाई रहने लग जाता है बॉडी के अंदर। और ग्लूकोज का एक और दूसरा हिंदी टर्म होता है शुगर, शक्कर जिसको हम बोलते हैं। इसलिए लोग उसको शुगर की बीमारी से रिलेट करने लग गए कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ मतलब शुगर नहीं खानी है, शुगर की वजह से होता है। बट ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ होता है जब आपकी बॉडी में एक्सेस फैट होने लगता है और आपकी बॉडी इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वो ढंग से नहीं एग्जीक्यूट कर पाती है, इसकी वजह से डायबिटीज़ होने लगता है। दूसरा मेन रीज़न है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से तो आप कैसे फाइट करोगे? हाँ, वो तो हेरिडेटरी है ना। या राइट। एंड कंजम्पशन ऑफ शुगर, इज इट वेरी बैड और इज इट डेंजरस टू कंज्यूम एक्सेस शुगर? ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं अभी मार्केट में जो शुगर का नाम लेते एकदम से आपको वो करने लग जाएंगे, पॉइंट आउट की शुगर खा लिया तो मतलब बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया की रिकमेंडेशंस को लेकर चलता है, वो इनफैक्ट खुद कहता है कि 8 से 15 ग्राम एडेड शुगर इज़ टोटली फाइन। एडेड शुगर मतलब जो हम सफ़ेद चीनी यूज़ करते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं अपनी ऑडियंस को, सबको ये बोलता हूँ, शुगर अवॉइड करनी चाहिए। किस फॉर्म में? मिठाई हो गई, बर्गर्स ये मिठाई हो गई, डोनट्स हो गए, या फिर ऐसा शुगरी ड्रिंक्स हो गई, उन सब में अवॉइड करो ना। आप क्या दिक्कत है? वो तो वैसे भी हाई कैलोरी फूड है। मगर आपको लग रहा है कि आप 1 कप चाय पीते हो या 2 कप चाय पीते हो दिन के, और उसमें 5 ग्राम शुगर जो डल रही है, 5 ग्राम शुगर मतलब 20 कैलोरीज, 20-25 कैलोरीज, उससे आपको डायबिटीज़ हो गया, उससे आपको नुकसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप अपनी चाय आराम से इंजॉय कर सकते हो और दिन में 2-3 बार कर सकते हो। तो हाँ, मतलब बहुत लोग अवॉइड करते हैं ना कि शक्कर, बिना शक्कर का दो। क्यों तो खुद को परेशान कर रहे हो यार? मेरा ये मानना है, क्यों मतलब 1 कप चाय 1 कप कॉफ़ी इन सब से खुद को परेशान नहीं करना तो चाहिए। वाई एवरीवन लाइक व्हेनेवर आई मीट समवन, जब भी ऑर्डर करते हैं तो बोलते हैं कॉफ़ी विदाउट शुगर, तो उनके दिमाग में क्या रहता है, वो लोग क्यों देखो करते मैं भी कॉफ़ी विदाउट शुगर ही ऑर्डर करता हूँ क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कुछ पर्सनल फ्लेवरिंग नोट्स होते हैं जो शुगर की वजह से टेस्ट नहीं आता आपको, फिर वो ख़राब हो जाता है। अगर मैं कैपेचिनो पी रहा होता हूँ तो आई ऐड दोज 5 ग्राम्स के जो सैशेज आते हैं वो मैं ऐड करके ही पीता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट शुगर आपको ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको मीठे से एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन होता है। अभी शुगर एडिक्शन जो मेंटल हेल्थ की दुनिया एविडेंस बेस्ड उसमें प्रूव्ड नहीं है कि शुगर जैसा कुछ एडिक्शन होता है। लोग आपको ऐसी रील्स देखने को मिलेगी शुगर कोकेन के बराबर होती है, बट ऐसी सच्चाई नहीं है। शुगर कोकेन के बराबर होती है। कोकेन एक अलग ही लेवल की ड्रग है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठे बैठे मन होने लगेगा किचन में जाके मैं शुगर खाने लग जाऊँ। कभी सुना है, कभी देखा है किसी को? बहुत ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आएगा कि कोई किचन में जाके शुगर ही खा रहा है बैठ के। मैं जब छोटा था तब मैं वो पता नहीं वो क्यूब में शुगर नहीं आते, क्यूब शुगर क्यूब्स, वो मैं खाता था, वो मेरे को पसंद थे काफ़ी। मतलब सिर्फ शुगर क्यूब्स एक, मगर एक ना, हाँ एक आप मुट्ठी भर के थोड़ी खाते रहोगे उसको। तो कुछ लोगों को एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन ये होता है कि जब वो कुछ मीठा खाने लगते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता दूसरे खाने के लिए। तो वो ऐसा है कि 1 पीस मिठाई खाई तो उनको मन होने लगता है यार 1 पीस और खा लूँ, तो वो है ना पूरा एंड अप करते हैं आधा किलो का डब्बा ही खा के रुकते हैं। फिर प्रॉब्लम का आते आधा किलो का डब्बा खा लिया, अब मन होता है कुछ तीखा खाने का कि इतनी मिठाई खा ली अब तीखा खाऊंगा, तो फिर नमकीन खा ली। नमकीन खाने के बाद फिर वो होता है कि यार अब बहुत तीखा खा लिया, अब शक्कर खाने का मन हो रहा है, तो फिर वो शक्कर खा लेते हैं, शुगर या कुछ मिठाई खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। तो इस सर्कल में फंस जाते हैं। इन लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि अपने घर में कुछ भी मीठा मत रखो और कुछ भी नमकीन मत रखो। अपना जो भी खाना बना रहे हो नॉर्मल, अपनी जो स्पाइसेस यूज़ होती है, हल्दी, जीरा, मिर्ची, धनिया, इन सब में खाना बनाओ, बट ओवर स्पाइसी फूड मत खाओ और मीठा घर में कुछ मत रखो। तो क्या होगा, जैसे आपको खाने का मन करेगा तो आप सोचोगे अभी यार ऑर्डर करना पड़ेगा, वो घर पे आएगा, तो उसी में आपका मन ख़राब हो जाता है। अगर आपने फ्रिज में रख रखा है तो आपको तुरंत लगेगा यार उठ के मैं जाके खा लेता हूँ, इसलिए अवॉइड करो वो सब। और कौन से ऐसे मिथ्स है जो ऑडियंस को ऐसे लगता है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए बट एक्चुअल में ट्रू नहीं है? एक बहुत बड़ा मिथ अभी इंटरनेट पे चल रहा था काफ़ी दिन से कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ देखो भाई अपने एथलीट्स को, तुम्हारे सारे फुटबॉलर, सारे क्रिकेटर्स खड़े होकर ही पानी पीते हैं। उनको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक। किसी तो कोई तो पुरानी बुक है या पता नहीं किसको तो वो मानने लग गए, उसमें बोलने लगे कि खड़े होकर पानी पीने से सीधे पानी घुटनों में जाता है और घुटने ख़राब हो जाते हैं। बॉडी खाली थोड़ी है हमारी अंदर से, अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है यार। आप पानी पी रहे हो, पहले पेट में जा रहा है, पेट में प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद कई बॉडी में जा रहा है वो। मेरे को भी बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स ही बोलते हैं एक्चुअली पानी बैठ के पीना चाहिए। नहीं, पानी बैठ के पीना चाहिए। उसका पीछे ये रीज़न हो सकता है कि आप ऐसे चोक ना कर जाओ पानी के ऊपर, कि एकदम खड़े खड़े पीते पीते कई बार ऐसा होता है ना खांसी आ जाती है, बट उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और कैसे, और कौन से ऐसे मिथ्स है? ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या डाइट एडवाइस दी थी? मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिए कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए आधे घंटे के लिए, बिकॉज डाइजेशन तक ही अच्छा हाँ, इन लोगों ने आई डोंट नो, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम रील्स पे भी आजकल देखने को मिलता है कि खाने के बाद, खाने से पहले, खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से पहले आधा घंटा, खाने वक्त, और खाने के बाद आधा घंटा। मैंने अभी बीच में एक बात करी थी, मैं डोसेज मेक्स द पॉइजन। देखो अगर मैं ये गिलास पानी है, अगर मैं खाने के बीच में आधा गिलास पी लिया, 1 गिलास पी लिया, धीरे धीरे सिप करता हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं खाना खाते में मैं 3 गिलास पानी पी गया तो मेरी भूख ही मर जाएगी ना, फिर मैं खाऊंगा कैसे? तो पानी से पेट भर गया मेरा। तो आप पानी पी सकते हो, बट ये कोशिश करो कि कोई भी चीज़ एक्सेस में ना करने लग जाओ। जैसे मैंने अभी शुगर का एग्जांपल दिया, मैं कह रहा हूँ शुगर आपके लिए ओके है, शुगर से डायबिटीज़ नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट पे ये क्लिप जाएगी और लोग बोलेंगे तो कह रहा है शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, तो मतलब आप शुगर खा सकते हो बहुत सारी, तो मिठाई खाने लग जाएंगे। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ 5 ग्राम शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। सेम वे में खाना खाते हुए अगर 1 गिलास पानी पी रहे हो तो उससे कोई नुकसान नहीं है। सेम वे में अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जैसे वे प्रोटीन ले रहे हो, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, राइट? आप अभी ग्रीक योगर्ट मैंने एग्जांपल दिया, तो ग्रीक योगर्ट के अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव होगा उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए।
तो लोग आपको बोलेंगे कि प्रिजर्वेटिव्स मत खाओ, इससे आपको कैंसर होगा। भाई हम एक पैकेट का एक प्रिजर्वेटिव में उसमें कुछ मिलीग्राम्स होगा, वो उससे कुछ नहीं होने वाला आपको। वहीं अगर आप उस प्रिजर्वेटिव को 2-3 ग्राम्स की क्वांटिटीज़ में खाने लग जाओगे अलग से, तो आपको नुकसान हो सकता है। सो कोई भी चीज़ हो, उसका डोसेज जो होता है ना, वही पॉइजन बनता है। मैं एक और, जैसे मेरे को ऐसे बताया था कि कोका कोला और पेप्सी नहीं पीना चाहिए, वो तो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं। तो कुछ तो भी एक ऐसा भी था ना कि अगर आप एसिड होता है उसमें, अगर आप टॉयलेट मतलब उसमें डालोगे तो वो एकदम क्लीन हो जाएगा। अब यार देखो, ऐसे तो अब मैं कोका कोला के फेवर में बात करूँगा तो मुझे पता है कि लोग क्या बोलेंगे, तो मैं उनके फेवर में तो बात नहीं कर सकता। बट देखो, आपके पेट के अंदर जो एसिड है, उस एसिड से तो काफ़ी कुछ साफ़ हो सकता है। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उस बात से तो हमें इससे टॉयलेट साफ़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब वैसे तो नींबू से कितनी चीज़ें साफ़ होती है। विम बार के अंदर नींबू होता है ना, आजकल ऐड के साथ आता है कि इसमें नींबू की शक्ति है, तो इसका मतलब थोड़ी हम लेमन खाना छोड़ देंगे क्योंकि इससे बर्तन साफ़ होते हैं। अगर आपको कोक पीनी है, पेप्सी पीनी है, तो इनके आजकल डाइट कोक एक वर्जन आता है और पेप्सी ज़ीरो करके ये सब वर्जन्स आते हैं, वो आपके लिए स्टिल सेफ़र है। उनमें कैफ़ीन बहुत होता है, मैं बोलूँगा 4 बजे बाद तो पीना ही मत, नहीं तो नींद ख़राब होगी। उनमें शुगर नहीं होती, 0 कैलोरीज होती है। कुछ लोग इस बात को बिलीव नहीं करते, बोले अरे तो झूठ लिखते हैं, इसमें 0 कैलोरीज नहीं होती है। मैंने कहा यार, वो दुनिया की नंबर 1 कंपनीज़ में से आती है, वो झूठ तो नहीं लिखेंगे। आप टेस्ट करवा लो लैब में, मैं क्या मना कर रहा हूँ उस चीज़ को। बट दीज ड्रिंक्स आर फाइन। कभी कभी लेने के चक्कर में आप आराम से पी सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको पेप्सी पीने का मन हो रहा है, तो हमेशा चूज़ करो पेप्सी ज़ीरो या जो भी नो शुगर वाला वेरिएंट आता है, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग अ नॉर्मल पेप्सी। गॉट इट। आपका कोई क्लाइंट का कोई एग्जांपल है जो एकदम वेट लॉस हुआ है, या तो कोई एक एकदम अल्कोहल कंजम्पशन था बट उसके बाद रिड्यूस किया, ऐसे कोई एग्जांपल्स है? आई जस्ट शो इट टू यू। सो इफ़ यू सी दिस पर्सन, ये हमारे पास आए थे एट द एज ऑफ 42-43 के आसपास। ओके। एंड इफ़ यू कैन सी, इनका डेली अल्कोहल इंटेक बहुत हाई था। ही वॉज नॉट रेडी टू क्विट, बट वी मेड हिम अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम क्विट करवाना नहीं है एज अ फिटनेस कोच। क्विट करवाने का काम रिहैब वालों का रहता है, बट आप उसको कम तो कर दो जितना कम कर सकते हो। एंड इफ़ यू सी, इन्होंने 15 kg ड्रॉप करा उसके बाद। 15 किलो? हाँ, सी हाउ मस्कुलर। ही ड्रॉप दैट इन अराउंड 24 वीक्स एट द एज ऑफ 43। वाओ, 6 महीने? 6 महीने। क्या बात है। ही गॉट मस्कुलर, मतलब पूरा एनर्जी लेवल से चेंज हो गया। शो यू वन मोर एग्जाम्पल। तो आप बोल रहे हो कि अल्कोहल कंजम्पशन कट करने से इन्होंने इतना वेट लॉस कर दिया? यस, अनदर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 57। सेम अल्कोहल कंजम्पशन बहुत हाई था, एंड ही completely quit it, and see the amount of fat he lost and got abs at the age of 57. 57? माय गॉड। मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कोई इतने सालों से अल्कोहल पी रहा है, उसके बाद भी ही वॉज रेडी टू क्विट इट एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। और ये कितने टाइम में हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? इट टुक अराउंड 8 months। वाओ। अगर आप अपना ऑन एन एवरेज देखोगे कि अगर कोई 80 साल भी जीता है, तो उसमें अगर आप 8 months निकाल दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम। करेक्ट। लोगों को अभी ऐसे देख के लगता है कि यार पूरी ज़िंदगी हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें आदतें बदलनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। बट आप बोल रहे हो कि अल्कोहल कंजम्पशन कट करने से उनको एब्स वगैरह आ गए और पूरा वेट लॉस हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल ही प्रॉब्लम नहीं होती ना, अल्कोहल के साथ आप कितनी कचरा चीज़ें खाते हो। अल्कोहल के साथ वो चकना जिसको बोलते हैं लोग, वो कितने हाई कंजम्पशन होता है, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खा लेते हो, और अल्कोहल के नशे में आप कितनी चीज़ें खा लेते हो, वो सब भी काउंट होती है ना। वो चकना में भी काफ़ी कैलोरीज, सब फ्राइड है यार, एवरीथिंग इज फ्राइड एंड फुल ऑफ सोडियम एंड ऑल। अच्छा, सही है। और ऐसे कोई और स्टोरीज है? आई विल जस्ट शो यू। ये ऐसा भी है ना कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप वेज हो, जैन हो, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ये जस्ट मैंने अभी ये ओपन करा है। ही वॉज अ पंडित, ही इज अ पंडित, नॉट अ पंडित। या ओके। ही यूज्ड टू डू दोस हवन्स एंड ऑल।
तो ये हमारे पास आए थे जब इन्होंने बोला था यार अभी कैसे करूँ, मेरे को तो प्रसाद भी खाना पड़ता है, देना भी पड़ता है, मतलब वो मना नहीं कर सकते ना, उनका प्रोफेशन है ये। तब हमने सिस्टमेटिकली काउंट करा कि आपको इतने प्रसाद खाना है तो उसकी इतनी कैलोरीज जा रही है, बाकी हम जो बोल रहे हैं आप उतना फॉलो कर लो। आपने देखा कोई पंडित विद एब्स? नहीं। सही है। तो क्या ड्रॉप 25 kgs? 25 kg in 6-7 months। 25 किलो वजन लॉस हुआ 6 महीने में? कैसे पॉसिबल है ये? प्योरली थ्रू डाइट। हमने और कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं, कोई पिल्स नहीं, कोई वर्कआउट भी तो भागा वगैरह वो भी नहीं, सिंपल जिम वर्कआउट, सिंपल जिम वर्कआउट। तो आप बोल रहे हो डाइट से इतना मतलब पॉसिबल है कि वेट लॉस इतना हो सकता है? मतलब 6 महीने अगर मैंने डाइट कंट्रोल किया तो 25 किलो रिड्यूस हो जाएगा। यही तो बात है, हमें पता ही नहीं हम क्या कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को अगर जैसे 10 किलो बढ़ाना है 1 साल में या 2 साल में तो हो जाएगा मेरा, अगर मैंने अच्छा डाइट किया तो। मगर 1 साल में 10 किलो का टारगेट मत रखिए, 1 साल में 5 किलो का रखो। बट इधर 25 किलो हो रहा है 6 महीने में। कम करना आसान है। अच्छा, ओके। कम तो आपको सिर्फ फैट हटाना है ना। हाँ। मसल गेन करना इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। सो इट इज ईजियर टू लूज वेट देन टू गेन वेट। ये तो मैं सबको ही बोलता हूँ, मतलब लोग बोलते हैं कि अरे गेन तो ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा सा कम। नहीं, अच्छे से जो वेट गेन होता है ना वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा। और ये एक हमने स्किनी फैट सिचुएशन आपने बहुत लोगों की देखी होगी, इंडियन ऑडियंस में सबसे हाई सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है, जिसमें आपका पूरा शरीर पतला होता है बट आपका पेट निकला हुआ होता है। फर्स्ट पिक्चर में जो उसकी कंडीशन है। करेक्ट। तो ये हमारे पास आए थे, तो 4-6 मंथ्स में हमने समवॉट इनका फिजिक ऐसा फिक्स करा थोड़ा। वाह, सही है। सो अभी आप देखोगे कैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं क्लियरली लिखता हूँ कि हमने कैसे करा। 5 दिन इन्होंने वर्कआउट करा, एक भी दिन प्रोटीन मिस नहीं करा, बीइंग अ वेजिटेरियन पर्सन। 7 to 8 आवर्स की स्लीप ली, डेली काउंट करा कि कितना खा रहे हैं, मेजर करके खाया, और अल्कोहल नहीं लिया। तो मतलब इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन और अ जैन, स्टिल यू कैन बिकम एक्सट्रीमली फिट। आपके भी एब्स आ सकते हैं, आपका भी एकदम सही हो सकता है आराम से। लोग बोलते हैं ना कि वेज है, जैन है तो इसकी बॉडी नहीं बनेगी या तो एब्स ही नहीं आएंगे। नहीं यार, वो सब पुरानी बातें थी जब इतने हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। आजकल तो बहुत ऑप्शंस है अपने पास। राइट। आई शो यू दिस एग्जांपल, दिस इज अ मर्चेंट नेवी गाय। ये तो ऐसे राइट में मॉडल लग रहा है एकदम। वो जो उसने बॉडी बनाई है वो शिप के ऊपर रह के बनाई है 6 मंथ्स। वो घर पे नहीं था। आई एम नॉट डाउटिंग, बट ऐसे फोटोशॉप इमेज जैसे लग रहा है, मतलब बोलते ना इतना नहीं, वो जैसे शिप से आया क्लियर प्रिसाइज, जैसे वो शिप से आया वापस अपने घर, उसने बोला मैं सबसे पहले फोटोशूट करवाऊंगा। वाह, माय गॉड। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसमें क्या किया था? सिंपल, वो शिप पे जो भी खा रहा था हमने उससे मेल पिक्चर्स मंगाए कि हमें बता दो शिप पे तुम्हारा क्या क्या खाना मिलता है। 6 मंथ्स ही स्टेज ऑन शिप। बट इसमें देखो ना एब्स वगैरह आ रहे तो, और वो मसल्स भी गेन हो रहे हैं ना शायद, तो वर्कआउट का भी काफी इम्पैक्ट होगा ना। हाँ, शिप पे ऊपर जो जिम था बहुत ही लिमिटेड जिम था, उसके बाद सिर्फ डंबल्स थे, एक केबल मशीन थी, दैट्स अबाउट इट। तो आप बताओ कि अगर सपोज वेट गेन करना है या तो लूज करना है, हाउ मच प्रपोर्शन इज ड्यू टू जिम एंड हाउ मच प्रपोर्शन इज ड्यू टू डाइट? ऐसा नहीं होता ये प्रपोर्शंस, अगर हम प्रपोर्शंस के हिसाब से सोचने लग जाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। मैं बोलता हूँ दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर चलो आप सिर्फ जिम कर रहे हो, आप डाइट नहीं कर रहे, तो कैसे आपका फिजिक हो जाएगा? वो आपने बाउंसर्स देखे जिनका पेट निकला हुआ होता है और बहुत ऐसे बड़े से होता है, वैसा फिजिक आपको पसंद है क्या? किसी को नहीं पसंद। तो वो वैसे ही हो जाएगा। वो हम उसको फिटनेस इंडस्ट्री में बिरयानी वाली बॉडी बोलते हैं कि वो बिरयानी खा खा के सिर्फ वेट उठा रहे और पूरा फूल गई बॉडी। और अगर आप वेट नहीं उठाओगे, वर्कआउट नहीं करोगे, सिर्फ पतले हो जाओगे, तो वो आपके चेहरे पे दिखने लगेगा, आपको ऐसा वीकनेस सी दिखने लगेगी, बॉडी शेप में नहीं आएगी। आप ऐसा कपड़े पहनोगे तो ऐसा लगेगा बस हैंगर पे कपड़े टाक दिए, क्योंकि वो अभी जो राउंडेड शोल्डर होते हैं, बाइसेप्स पे जो कपड़े फिट होते हैं वो नहीं होंगे। तो वर्कआउट का एक इम्पॉर्टेंस है आपका मसल हेल्थ के लिए। और ऐसे कोई चीज़ है जो कंज्यूम किया या खाई या पी तो उससे अपने जो बैक पेन है या तो मसल इंजरीज है वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं? ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं मोस्टली आजकल सिटिंग जॉब बहुत बढ़ गई है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो भी सिटिंग जॉब है, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी दिन भर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। अब क्या होता है, हम दिन भर बैठे रहते हैं ना, तो हमारी हैमस्ट्रिंग्स जो होती है, अपना थाइस का पीछे वाला जो हिस्सा होता है, वो वीक होने लगता है धीरे धीरे। ग्लूट्स वीक होने लगते हैं क्योंकि हम एक ही जगह बैठे हैं कंटिन्यूसली। और जैसे जैसे वीक होने लगता है हमारी बॉडी का पूरा लोड बैक पे आने लगता है और बैक पेन होने लगता है। अब आप देखो, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, IT एम्प्लॉय से पूछ लो, बैक पेन से तो मोस्टली 90% लोग सफ़र ही कर रहे हैं।
दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी लोगों को जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, मगर वो डॉक्टर का कॉल है कि आपको विटामिन डी कितना डोसेज में क्या लेना चाहिए, उसमें आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। बट अगर आप दिन भर सिटिंग जॉब में हो, दिन भर आप बैठे रहते हो, आपकी हैमस्ट्रिंग्स वीक होती जा रही है। आपको सिर्फ इतना करना है कि डेली आप जो भी वर्कआउट करते हो 30 मिनट ही करते हो, थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा अपनी हैमस्ट्रिंग्स और अपनी बैक को स्ट्रेंथ करने में कराओ। गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे हाउ टू स्ट्रेंथन योर हैमस्ट्रिंग्स, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वर्कआउट। जाओ वो वर्कआउट फॉलो करो। बट अगेन यहाँ पे एक वार्निंग है जो मैं सबके लिए देता हूँ कि अगर ये बैक पेन और कोई रीज़न से है या फिर बहुत एक्सट्रीम पहुँच चुका है जहाँ पे आप बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रहे, बैंड ही नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ पहले जाके किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ या फिर ऑर्थोपेडिक को दिखाओ। पहले डॉक्टर को दिखा दो, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना। बट आपको बहुत ही माइल्ड पेन है, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर काम करना चालू कर सकते हो। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस और एनी लास्ट मैसेज फॉर ऑल आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस? या श्योर। सो मेरा यही कहना है कि फ़िटनेस बहुत सिंपल है। अभी जो आपने देखा कि मैंने जो अपने क्लाइंट्स के एग्जांपल पे दिखाए, बहुत हम सिंपल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो, आप अपनी नींद पे ध्यान दो, वर्कआउट करो। वर्कआउट भी आपको डेली नहीं करना, हफ्ते में 4 दिन भी करोगे बहुत है, और अपने थोड़े बहुत स्टेप्स और एक्टिविटी पे ध्यान दो। आप फिटनेस अचीव, गुड हेल्थ अचीव कर सकते हो। कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में। जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि ये ड्रिंक पीने से कुछ हो जाएगा, ये पिल लेने से कुछ हो जाएगा, ये सप्लीमेंट, नया सप्लीमेंट आया मार्केट में, इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है। अगर सीक्रेट होता तो अब तक आ चुका होता। फिटनेस अचीव करने का एक ही तरीका है कि हमारे मूवमेंट्स को बढ़ाना होगा और हमारे खाने को देखकर खाना होगा। बस यही एक तरीका है। आप जो देखते हो ना, ये हमारे पुराने दादा परदादा बहुत फिट हुआ करते थे। अब पुराने इंडिया की आर्काइव्स पे जाके देखोगे, पुराने वीडियोस देखोगे, या कहीं के भी कोई सी भी सिटी के पुराने वीडियोस देखोगे, सब आपको फिट दिखेंगे उसमें। आपके दादा परदादा की फ़ोटोज़ अगर आपके पास होगी, आप देखोगे सब फिट है उसमें। उनका रीज़न ये था कि वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे। वो ऑफिस पैदल जाते थे, उनके पास मोटर वाली कोई भी गाड़ी नहीं होती थी। वो पानी खुद से निकालते थे, पंप करते थे, कुएं से खींचते थे। खेती जो भी करते थे, अगर आपकी दादी वगैरह खुद मसाले साफ़ करती थी, सारा किचन का काम वो खुद करती थी, बर्तन धोने का उनका खुद का काम था, कपड़े हाथ से धोते थे। और हमारी लाइफ कैसी है? हम सारी चीज़ें ऑटोमेटेड उस पर कर रहे हैं। हम कार में कम्यूट कर रहे हैं, हमें कुछ खाना होता है तो हम ब्लिंकिट जोमेटो से मंगा लेते हैं तुरंत। हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे उनके कंपैरिजन में। अगर आपको लगता है वो बहुत लोग फिट थे, तो उनके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा एक्टिविटी अपना बढ़ाना पड़ेगा। उस लेवल पे तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मैनुअल काम उतना बचा ही नहीं है आज आपके पास, बट आप उसका 50% कर सकते हो जिम में जाकर, अपने आप को अलग से एक्स्ट्रा पुश कर कर। और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। आपको लगता है आप बहुत प्रोटीन खा रहे हो, जैसे कि अभी आपने भी बताया था, आपको लगा कि खाने में यार सब जगह तो है प्रोटीन, बट हमने टोटल काउंट करा तो 50 ग्राम भी नहीं आ रहा था। प्रोटीन को 80 से 100 ग्राम कर दो। और आपको अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, कि अगर आप ये सुन के बोलते हो कि यार मेरे को तो किडनी का प्रॉब्लम है और तुम सजेस्ट कर रहे हो कि 50 से 100 ग्राम प्रोटीन कर दो, हेल्थ कंडीशन है तो डॉक्टर को पहले दिखाओ और फिर अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। बाकी देयर आर नो शॉर्टकट्स, बट फिटनेस इज़ वेरी सिंपल। और आजकल बहुत ज़्यादा यंग लोगों को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स होती है, तो कैन अ गुड डाइट रिड्यूस दैट प्रॉब्लम? देखो, हेयर लॉस है ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और हेयर लॉस क्यों हो रहा है इसका एक सीधा आंसर नहीं है। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आज बॉम्बे का AQI अराउंड 130 था। क्या 130 एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में ये अराउंड 900 क्रॉस कर रहा है। इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप ऑलरेडी रह रहे हो, तो वो अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके बालों को अफेक्ट कर ही रहा है वो पोल्यूशन। दूसरी बात, जो पानी आपके घर में नहाने का आ रहा है वो भी ख़राब आ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। अगेन आप उसी से बाल धो रहे हो, तो वो अगेन आपकी हेयर हेल्थ ख़राब कर रहा है। तीसरा, आपकी डाइट सही नहीं है। आप प्रोटीन वगैरह बिल्कुल नहीं खाते हो, तो आपकी हेयर को प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है, वो कहाँ से सस्टेन करेंगे। चौथा, आप रैंडम प्रोडक्ट्स लगा रहे हो बालों में, जिसकी वजह से भी हेयर हार्म हो रहा है। और पांचवा रीज़न, जेनेटिक्स। अगर आपके जीन्स में मेल पैटर्न बैडनेस है, चलता आ रहा है, तो वो आपको भी होगा। अब इसमें से इन सारी चीज़ों में से आप एक ही चीज़ से फाइट कर सकते हो, वो है डाइट। अगर आपका प्रोटीन रिच खाना आप खा रहे हो, तो आपकी हेयर को बेस्ट न्यूट्रिशन मिलेगा।
बाकी चीज़ों से आप फाइट नहीं कर सकते। पोल्यूशन से आप कैसे फाइट करोगे? अकेले आप नहीं कर सकते, वो तो किसी और के हाथ में है। सेम वे में जेनेटिक्स से कैसे फाइट करोगे? तो अगर आपको लगता है कि सबसे पहले जो आप जिस चीज़ से लड़ सकते हो ना, वो उस चीज़ से लड़ लो। मैं ये एडवाइस करता हूँ। तो ऐसे कौन से डिशेज है या आइटम्स है जिससे हेयर लॉस अवॉइड कर सकते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम से आप अवॉइड नहीं कर सकते हेयर लॉस को। आप ट्राई करो कि 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आपको डेली खाना है, और 1 महीना करके देखो। हो सकता है आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। 2 महीना करके देखो। अगर फिर भी नहीं होती, देन गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट और जो हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, और उनसे जाके ट्रीटमेंट लो। बट अगेन आजकल हेयर हेल्थ इंडिया में सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। लोग बोल रहे, एक फेमस ऑयल का नाम सुना होगा आपने, आदिवासी ऑयल। हाँ। हर कोई चल बेच रहा है, इसका क्या स्कैम है ये? आदिवासी ऑयल ने ऐसे प्रमोट करा है, इसका सिंपल ये लॉजिक है कि मैंने अगर आदिवासी ऑयल ख़रीदा और मैंने बालों में लगाया और मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैंने जाके पोस्ट करा कि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो आदिवासी ऑयल की कोई कॉपी कंपनी आगे मुझे बोलेगी कि तुमने नकली यूज़ किया था, तुम हमारा वाला यूज़ करो। मैं उनका वाला यूज़ करूँगा, फिर कोई कॉपी कंपनी आके जो आदिवासी ऑयल ही बेचती है वो बोलेगी नहीं वो नकली प्रोडक्ट है, तुम हमारा वाला यूज़ करो। तो वो सब मिलके लोगों को पागल बना रहे हैं। अच्छा। कोई भी हेयर ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को वो बढ़ा नहीं सकता है अनटिल अनलेस उसके अंदर मिनॉक्सिडिल वगैरह कुछ डला हुआ हो, जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेना चाहिए। इसलिए इन सब स्कैम्स में मत पड़ो। सबसे पहले अपनी डाइट जिससे आप लड़ सकते हो उसको फिक्स करो, बाकी तो सब भगवान भरोसे है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड अभी मैं तो सबसे पहले मेरा डाइट चेंज करना पड़ेगा कल से, एंड 20% भी बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज आई नीड टू इंक्रीज माई वेट। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, स्पेशली दोज ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज दैट यू शेयर्ड, बहुत ही इंस्पायरिंग लगे। एंड 57 में अगर कोई इतना कर सकता है तो हम लोग 25-30s में तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। So thank you so much for coming all the way from Pune, and wish you the best for your future endeavors as well. Thanks a lot. It was nice talking to you, man. Awesome. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते हैं फ्यूचर एपिसोड्स में। ऑल्सो अगर आपको आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए चेयर्स खरीदनी है, आई वुड हाईली रिकमेंड बाइंग इट फ्रॉम द स्लीप कंपनी, एंड दे हैव सेंड मी दीज अमेजिंग चेयर्स एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। If you want to buy them, use my code Kushalfi to get additional discount, and they have been using a patented smart grid technology जिससे आपको बैक पेन भी नहीं होता है। So thank you so much once again for watching this episode, and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.